जय हिंद स्टूडेंट, सभी प्यारे बच्चे जो क्लास में आ चुके हैं सभी प्यारे स्टूडेंट्स को जय हिंद। तो बच्चों आज की क्लास में हम केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। स्टेट्स ऑफ मैटर हम करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट से सभी मुझे आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको यहाँ पर बताना है। क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? स्टेटमेंट सभी को पढ़ना है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं क्या? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन अ स्टेबल स्टेट में रहते हैं क्या? पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं? या फिर पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं क्या? या पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है? क्या होता? क्या पदार्थ के कण स्थिर होते हैं? कहोगे मैडम सॉलिड है, टेबल है, टेबल तो हिलता ही नहीं है ना? टेबल तो हिलता ही नहीं है। तो बेटा पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं। बहुत आसान प्रश्न है बेटा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? चलिए सारी हम एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन ए आया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो स्टेट नहीं मैटर यानी कि पदार्थ के बारे में हम थोड़ी छोटी छोटी सी चीजें रिवाइज कर लेते हैं। तो आप जानते हो पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है बेटा? जो भी स्थान घेरता है, जो जगह घेरता है, जिसको जगह चाहिए, स्थान चाहिए तथा उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। चाहे तुम्हारा एलिमेंट ले लो, तत्व ले लो, यौगिक ले लो, मिश्रण ले लो, सब स्थान घेरते हैं। एक एटम भी स्थान घेरता है, भले वो बहुत कम घेरता है लेकिन क्या बहुत ही कम घेरता है, लेकिन स्थान तो घेरता है ना। तो ये आपका मैटर होता है। चलिए इसकी विशेषता एक एक करके हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं बेटा। तो मैटर जो है आपका मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। पहला पदार्थ का गुण क्या है कि पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है या कण से मिलकर बना होता है, पहला गुण। दूसरा गुण, पदार्थ के कण गति कर सकते हैं। जी हाँ, कहोगे मैडम चलो गैस में, लिक्विड में जो पदार्थ के कण है वो गति कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड में भी करते हैं बेटा, लेकिन अपनी जगह से भले ही हिले ना। अगर मैं सॉलिड की बात करूं, सॉलिड के जो पार्टिकल हैं बेटा, ठोस वाले जिनको कंफ्यूजन है, उसके जो कण हैं अपनी ही मीन पोजीशन के आसपास वाइब्रेट करते हैं, गति तो करते हैं, अपनी जगह से हिले ना हिले या हिल भी जाए थोड़े बहुत, लेकिन वाइब्रेट करते रहते हैं बेटा। तो क्या करते हैं? सॉलिड के जो कण हैं, ठोस के जो कण हैं, वो मीन पोजीशन में वाइब्रेट करते हैं। मीन पोजीशन में क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, यानी कि वाइब्रेशन होता है उनमें। ठीक है, वाइब्रेशन होता है बेटा। तो सॉलिड के कण भी, किसी भी पदार्थ के कण ले लो, सबके कण वाइब्रेट करते हैं, गति करते हैं, मोशन करते हैं। ध्यान रखिएगा जिनको कंफ्यूजन है। अगली विशेषता है बेटा, जैसे कि लाइट। ये आपकी लाइट का उदाहरण मैंने आपको बताया था कि लाइट में जो कण हैं आप गति करते हुए, प्रैक्टिकल है, ये देख सकते हो। जब घर में लाइट किसी छेद से आती है तो वो जो पार्टिकल है, धूल के कण है, वो इधर उधर मूव करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, गति कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने किया था। तीसरा है कि आपके पदार्थ के कणों के मध्य स्थान होता है, जगह भी होती है। पदार्थ के, यहाँ पर पदार्थ की बात चल रही है कि पदार्थ में क्या क्या होता है। पदार्थ के कण गति कर सकते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में जगह होती है। क्या प्रैक्टिकल देखा था इसके लिए हमने प्रूफमेंट के लिए? कि पानी है, पानी में हम शक्कर घोलते हैं तो घुल जाती है। शुगर क्यों घुल जाती है? इसलिए घुल जाती है क्योंकि पानी के कणों के बीच में जगह होगी, तब जाके शुगर के कण उसमें बैठ गए। तो ये हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा था बेटा कि जो स्पेस है, पार्टिकल के बीच में स्पेस होती है, जगह होती है। नेक्स्ट है, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। जी हाँ,
अट्रैक्शन का फोर्स होता है, आकर्षण का बल होता है सभी पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो। दो तरह के फोर्स हमने देखे थे, कोहेसिव फोर्स क्या होता है और एडेसिव फोर्स क्या होता है, ससंजक बल और असंजक बल। ससंजक बल का मतलब क्या है कि एक ही पदार्थ, जैसे पानी के कण ले लो, पानी के सारे कण ले लो, एटम्स ले लो, यानी कि मॉलिक्यूल्स ले लो, उनके बीच में खुद के एटम के बीच में जो बल लगेगा, खुद के परमाणुओं के बीच में जो बल लगता है वो कोहेसिव होता है, और एक पदार्थ के दूसरे पदार्थ के कणों के बीच में जो फोर्स होता है अट्रैक्शन का, वो एडेसिव होता है, असंजक बल होता है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, एक ही पदार्थ के कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण का बल आपका कोहेसिव फोर्स कहलाता है। जैसे पानी की जो ड्रॉप बनती है वो दो कारण से बनती है, बूंद जो बनती है, एक तो सरफेस टेंशन जो हमने पढ़ा था उसके कारण भी, और साथ ही साथ उसके अणुओं के बीच में ससंजक बल होता है, कोहेसिव फोर्स होता है, उसके कारण भी पानी की बूंद अस्तित्व में रहती है। ठीक है, चलिए, और एडेसिव फोर्स क्या था बेटा, द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ डिफरेंट मैटर। अलग अलग पदार्थों के कणों या अणुओं के बीच में अगर बल लग रहा है तो वो तुम्हारा असंजक बल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि पानी को हम फैलाते हैं जमीन पर, तो जमीन के कण और पानी के कणों के बीच में लगने वाला बल आपका क्या होगा, असंजक बल होगा। ग्लू चिपक जाती है, ग्लू जहां चिपका रहे हो, पेपर पर चिपका रहे हो, ग्लू के कण यानी कि जो तुम्हारा फेविकोल है उसके कण और पेपर के जो कण है उसके बीच में क्या होगा, असंजक बल होगा। तो अलग अलग पदार्थ के कणों के बीच में बल लग रहा है आकर्षण का, तो असंजक, सेम में लग रहा है तो ससंजक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने कहा कि पदार्थ के कण क्या करते हैं, गति करते हैं। तो कौन सी गति करते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं ब्राउनी मोशन, ब्राउनियन मोशन। क्या होता है, पदार्थ के जो कण हैं कोई एक निश्चित दिशा में गति नहीं करते, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा। तो इस तरह का जो मोशन होता है जिगजैग मोशन जिसे हम कहते हैं, या रैंडम मोशन हम जिसे कहते हैं, वो क्या होती है, ब्राउनी गति कहलाती है। इस तरह की गति करना कणों की, पार्टिकल्स का, इस टाइप का मोशन आपका ब्राउनियन मोशन कहलाता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। पदार्थ के कण की अनिश्चित गति होती है जिसे हम ब्राउनित गति कहते हैं। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट जा रहा, राइट जा रहा, अप जा रहा, डाउन जा रहा, कहीं भी जा सकता है, जिगजैग मैनर में जा सकता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर बेटा हमने जो हमारा क्वेश्चन किया था, हमारा एक बार और आते हैं क्वेश्चन के, तो कौन सा गलत है, कौन सा गलत था बेटा, पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में रहते हैं, नहीं रहते हैं, ये गलत था। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स हम टाइनी आइज से नहीं देख सकते, है ना। और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जी हाँ, कोहेसिव फोर्स रहता है, ससंजक का बल होता है मैडम। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, जी हाँ होता है, तभी तो पानी में शक्कर घुल जाती है, ये प्रूफमेंट है। तो सब सही थे, आपका ऑप्शन ए गलत था। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पदार्थ के गुण हो गए बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, डिफ्यूजन की बात कर लेते हैं, यानी कि विसरण क्या होता है। तो पदार्थ के कणों का कितनी बार हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि विसरण, डिफ्यूजन क्या होता है। कहोगे मैडम पदार्थ के जो कण हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि उच्च सांद्रता जहां पर ज्यादा है वहां से किधर गति करने लग जाते हैं, उनका मोशन किधर होता है बेटा, जहां पर सांद्रता कम हो, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम हो, उधर की तरफ मोशन करना, गति करना डिफ्यूजन कहलाता है। हमारा बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हमारी बॉडी में फ्लूइड, आयन, सब कुछ किसकी हेल्प से इधर उधर हो रहे हैं, सेल के अंदर जाना, सेल के बाहर आना, सब डिफ्यूजन हमारी बॉडी में यहाँ पर चल रहा है। और बहुत सारा डिफ्यूजन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि ऐसे बिना बॉडी वाला एग्जाम्पल हम देखें तो अगरबत्ती का धुआं, अगरबत्ती यहाँ जल रही है, अभी जलाई, उसका धुआं मेरी नाक तक आ रहा है। कैसे आ रहा है मैडम, डिफ्यूजन से आ रहा है। क्यों, क्योंकि उधर धुआं ज्यादा था, उधर धुआं ज्यादा उत्पन्न हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता बढ़ रही है, और मेरी नाक तक आ रहा है, मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन, कम सांद्रण की तरफ आपका जो है धुआं आ रहा है। तो डिफ्यूजन का उदाहरण अगरबत्ती की खुशबू होती है। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का आंसर सभी करिएगा, क्या होगा
किसी गैस के विसरण की दर किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस डिपेंड अपॉन, किस पर निर्भर करता है कि वो अगरबत्ती का धुआं यहाँ तक आया है, हम तक आया है, हमारी नाक तक आया है, तो किस किस पर निर्भर करेगा ये डिफ्यूजन, ये विसरण उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आना किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? गैस का घनत्व या आणविक द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, गैस के दाब पर निर्भर करेगा, गैस के ताप पर निर्भर करेगा, या सभी पर निर्भर करेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छे बेटा, सभी। कैसे मैम? सभी इसका आंसर होगा, सभी पर डिपेंड करता है बेटा आपका डिफ्यूजन यानी कि विसरण किस किस पर निर्भर करता है। चलिए हम देख लेते हैं, जिन बच्चों का आंसर डी आया है बहुत अच्छी बात है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन, विसरण या प्रसार, यहाँ पर मैंने प्रसार लिख दिया है तो कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, विसरण ही है। विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की बात कर लेते हैं। क्या होता है मैडम ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट? यानी कि सांद्रता प्रवणता। सांद्रता प्रवणता वही जहां उच्च सांद्र है, अणुओं की क्वांटिटी ज्यादा है, उधर से कम सांद्रता यानी कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अणु आते हैं। ठीक है, तो जितना अंतर होता है, अगर यहां से यहां तुम्हारे अणु गति कर रहे हैं बेटा, डिफ्यूज कर रहे हैं, विसरण हो रहा है, तो उसका क्या मतलब? उसका ये मतलब है कि सांद्रता में अंतर है, जिसे हम कहेंगे बेटा क्या? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहेंगे। दो क्षेत्रों के बीच किसी भी पदार्थ की सांद्रता में जो अंतर होता है, यहाँ ज्यादा होगी यहाँ कम होगी, ये अंतर, इसी अंतर के कारण तो बराबर हो जाएगा, तो क्यों डिफ्यूज होगा? धुआं एक डब्बे में बंद कर दो धुएं को या गैस को, तो पूरी फैल गई, सांद्रता बराबर हो गई, तो वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह पर कण जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो पहला क्या है? पहला है बेटा सांद्रता प्रवणता में अंतर होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होना चाहिए, ज्यादा और एक तरफ कम होना चाहिए। जितना अंतर होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा। ठीक है, तो हाई से लोअर की तरफ जाएगा, उच्च से निम्न की तरफ जाएगा। टेम्परेचर, जी हाँ, टेम्परेचर भी, टेम्परेचर यानी कि जो तापमान है बेटा वो भी अफेक्ट करता है डिफ्यूजन को, विसरण को। कैसे? उच्च तापमान, टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाए, अगरबत्ती जल रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो अणु जल्दी जल्दी गति करेंगे, और जल्दी जल्दी गति करेंगे तो जल्दी जल्दी कहाँ जाएंगे? डिफ्यूज होंगे कि नहीं होंगे? विसरण होगा उनमें, फैलेंगे कि नहीं फैलेंगे? जी हाँ। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये आपका तापमान भी प्रभावित करता है। तो तापमान बढ़ेगा, विसरण बढ़ेगा, डिफ्यूजन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा, डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा, डिफरेंस अंतर ज्यादा होगा, तो ये भी ज्यादा होगा। ठीक है, अगला साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें, अणुओं का आकार। अणुओं का आकार आप खुद सोच सकते हो कि बड़े बड़े पत्थर डिफ्यूज होते हैं क्या? जितना अणु का आकार छोटा होगा उतना अच्छा डिफ्यूजन होगा। तो मॉलिक्यूलर का साइज क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी क्वेश्चन आने वाला है, अभी क्वेश्चन आने वाला है। बड़े अणु छोटे अणुओं की तुलना में अधिक धीमी गति से चलते हैं। मोटे लोगों को चलने में दिक्कत होती है, पतले लोग फटाफट से भाग जाते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी, ये हम द्रव की बात करते हैं, हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर डिफ्यूजन होता है, अगर यहाँ से यहाँ आपका प्रसार हो रहा अणु का और बीच में तुमने कोई मेम्ब्रेन लगा दी, अगर वो मेम्ब्रेन उन अणुओं को, वो झिल्ली उन अणुओं को आर पार जाने ही नहीं देगी, तो काय का डिफ्यूजन? नो डिफ्यूजन। तो इसीलिए झिल्ली की पारगम्यता भी निर्भर करती है कि आपका डिफ्यूजन कैसा होगा। ठीक है, अणु और आयतन कितनी आसानी से उसमें से गुजर सकते हैं। अगर परमिएबल है, पारगम्य है, तो डिफ्यूजन होगा, नॉन परमिएबल है तो डिफ्यूजन नहीं होगा। यही तो कंसेप्ट हमारी कोशिकाओं में लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रेशर की बात कर लेते हैं। प्रेशर अफेक्ट करता है बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो प्रेशर बढ़ा भी सकता है डिफ्यूजन को और कम भी कर सकता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आपका प्रेशर है यानी कि दबाव है वो भी प्रभावित करता है विसरण को। सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, सतह क्षेत्रफल की बात करें, तो जितनी ज़्यादा खुली होगी सतह, जितना ज़्यादा एरिया होगा,
उतने ज़्यादा डिफ्यूजन होगा, उतना ज़्यादा विसरण होगा। तो ये बेटा अगर ज़्यादा है तो डिफ्यूजन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अधिक सतह क्षेत्रफल तेज प्रसार यानी कि डिफ्यूजन, और कम सतह क्षेत्रफल यानी कि धीमा प्रसार। और डेंसिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेंसिटी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घनत्व, ग्राम का नियम किसको पता है, मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, ग्राम के नियम के अनुसार, ग्राहम के नियम के अनुसार आपकी जो डेंसिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि जितना ज्यादा घनत्व होगा उतना डिफ्यूजन कम होगा, जितना घनत्व तुम कम करोगे उतना डिफ्यूजन ज्यादा होगा, और अगर घनत्व बढ़ा कम कर दिया तो डिफ्यूजन आपका बढ़ेगा। तो ये आपका घनत्व भी निर्भर करता है। एक छोटे छोटे से क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। चलिए, सारी कहानी सबको समझ में आ गई, किस किस पर निर्भर कर रहा है बेटा। लास्ट पॉइंट है डिस्टेंस ट्रेवल। अगरबत्ती का धुआं यहाँ तक ही आ सकता है, किसी और सिटी में जाकर मेरी अगरबत्ती का धुआं नहीं आएगा। तो डिस्टेंस भी मायने रखती है, दूरी कितनी तय करना है। कम दूरी होगी तो डिफ्यूजन ज्यादा, और दूरी अगर बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन कम, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल अगर आपने बढ़ाई तो डिफ्यूजन तुम्हारा कम हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स थे बेटा जो आपके डिफ्यूजन को यानी कि विसरण को प्रभावित। अब आंसर करिए, अब क्या होना चाहिए, गैस का घनत्व या आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान और घनत्व का सेम कंसेप्ट होता है बेटा। जिस तरह से आपका डिफ्यूजन जो है यानी कि विसरण जो है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आणविक द्रव्यमान के मॉलिक्यूलर मास के। आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर मास के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसी तरह से जिस तरह से ग्राहम जी ने हमें घनत्व के बारे में बताया, ठीक है। तो गैस का दबाव भी करेगा, तापमान भी प्रभावित करेगा, सब कुछ प्रभावित करेगा, ठीक है। चलिए, अब कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहीं से हम कर लेते हैं, अच्छे वाले, सभी को आंसर आना चाहिए। निम्नलिखित में से किसका विसर्जन या विसरण तेज होगा बेटा, फास्ट किसमें विसरण होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिफ्यूज फास्टर, आयरन में, सोडियम में, हाइड्रोजन में या मरकरी में। वैसे ऑप्शन बहुत आसान दे दिए, आप आंसर कर दोगे। सभी के उत्तर आना चाहिए बेटा। डिफ्यूजन के जो मैंने फैक्टर बताया कि किस किस पर निर्भर कर रहा है, तो ध्यान रखिए पहला वाला फैक्टर याद कर लो। कौन सा वाला, मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल सही। जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, अभी मैंने बताया ना कि तुम्हारा डिफ्यूजन यानी कि जो विसरण है बेटा वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका जितना कम आणविक द्रव्यमान होगा, अणु द्रव्यमान होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, डिफ्यूजन उतना ज्यादा होगा। सबके देख सकते हो, आयरन का ज्यादा होता है, सोडियम का ज्यादा। सबसे कम किसका है मैडम, हाइड्रोजन का होता है। कितना है हाइड्रोजन का, 2, ज्यादा ज्यादा कितना होगा, 2 होता है। सबसे कम इसी का है, तो इसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा, इसका क्या होगा, विसरण ज्यादा होगा। बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ, गैस में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम, और सॉलिड में सबसे कम आपका डिफ्यूजन होता है। ये हम आगे अभी देखेंगे। सॉलिड में सबसे कम होता है बेटा, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा, और आपकी गैस में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है, विसरण होता है, ठीक है। चलिए, तो गैस में, ये तो इजी क्वेश्चन है। अगर मैं 2-4 गैस लिख देती, हाइड्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन लिख देती, तब क्या करते, गैसों में से गैसों को कंपेयर करना है, तो ये वाला कंसेप्ट आपका लग जाएगा। मॉलिक्यूलर मास देख लेना, किसका कम है उसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा। चलिए अगला प्रश्न करिए। विसरण स्थिर ताप और दाब पर किसमें अधिक होगी, किसमें ज्यादा होगी। अब यह वही वाला क्वेश्चन है तुम्हारा। मॉलिक्यूलर मास निकाल लो फटाफट से और बता दो कि किसमें आपका डिफ्यूजन ज्यादा कम होगा। देख सकते हैं आप, सल्फर का 16 होता है, ऑक्सीजन सल्फर का 32 होगा, ऑक्सीजन का 16, और 16 गुणित 2 कर लो, कितना आएगा, 32 और 32 करोगे कितना आएगा, 2 और 2 4, और 3 और 3 6।
64 आया। ऑक्सीजन का निकाल लो, 32 आएगा। मीथेन का निकाल लो, कार्बन और ये 4, 12, 13, 14, 15, 16 आएगा मैडम। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूना 32, कितना आया? 2 और 2 4, 3 और 1 3 1 4। सबसे कम किसका आया मैडम? मीथेन का आया। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल नितिन यादव। तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, आणविक द्रव्यमान निकाल लो, जिसका सबसे कम उसका विसरण सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकता है। अगला प्रश्न, गैसों, तरल पदार्थों और ठोस पदार्थों के बीच प्रसार की दर भिन्न भिन्न होती है, क्यों? डिफ्यूजन का जो रेट है बेटा कि मैडम सॉलिड में कम होता है, लिक्विड में ज्यादा होता है और गैस में सबसे ज्यादा होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्यों होगा बेटा ऐसा? प्रत्येक रूप में तापमान अलग अलग होते हैं क्या? हर एक स्टेट का टेम्परेचर अलग होगा क्या? क्या ऐसा है? या फिर प्रत्येक रूप में अणु अलग अलग आकार के होते हैं क्या? साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या अलग अलग होता है क्या? मॉलिक्यूल का साइज, या फिर अणुओं के मार्ग में अवरोधों की संख्या अलग अलग होती है क्या? अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं क्या? सॉलिड में ज्यादा अवरोध है मैडम, लिक्विड में कम है, गैस में सबसे कम है, इसलिए विसरित हो जाते हैं। या अणुओं को दूसरे अणुओं से टकराने से पहले तय की जाने वाली दूरी भिन्न भिन्न होती है। बिल्कुल सही, जिन बच्चों का आंसर भी डी आया। इनमें बेटा जो अणु है, मॉलिक्यूल्स की जो डिस्टेंस है ट्रेवल बिफोर कोलाइडिंग विथ अनादर मॉलिक्यूल डिफरेंट होती है। सॉलिड में पास पास होते हैं, है ना, कोलाइजन के बिफोर पहले, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, गैस में और ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है, इसीलिए फर्क पड़ जाता है। तो क्या कारण होगा? डी आंसर राइट होगा। यहाँ अणुओं को दूसरे अणुओं से टकराने से पहले तय की जाने वाली दूरी भिन्न भिन्न होती है। सॉलिड में पास पास होंगे तो धक्का ही नहीं दे पाएंगे, है ना। अभी तुम यहाँ पास से धक्का दोगे तो धीरे से लगेगा, जोर से पीछे से हाथ करके धक्का दोगे तो और जोर से लगेगा। समथिंग इस तरह का कंसेप्ट यहाँ पर है, तो इसीलिए यहाँ पर फर्क पड़ जाता है, डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी तो पदार्थ की अवस्थाएं हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। पदार्थ की अवस्थाएं दो प्रकार से पढ़ते हैं बेटा। पहली तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है बेटा? 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाएं आपकी पदार्थ की होती है भौतिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर आपकी जो अवस्थाएं हैं वो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। क्या है बेटा? तत्व, यौगिक और मिश्रण। ये रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमारा जो है एम है वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो रासायनिक आधार पर क्वेश्चन पूछ ले, मान लो रासायनिक आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। फिजिकल बेसिस पर 3 ही अवस्थाएं होती है, भौतिक आधार पर ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन बन जाता है, कंफ्यूज हो जाओगे। ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, वो 5 नहीं होती है, यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि फिजिकल बेसिस पर 3 ही होती है, 3 मिलेगी। ठीक है, चलो अब जरा इनके बारे में चर्चा कर ले, बहुत आसान है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस, यहाँ पर इनका आकार तथा आयतन निश्चित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या है कि जो ठोस होते हैं इनका आकार क्या होता है और आयतन, आकार और आयतन निश्चित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैडम लिक्विड में क्या चलता है? तो लिक्विड में आपका जो है बेटा आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। लिक्विड को जिसमें डालोगे ये उसका आकार ले लेता है। ठीक है, जैसे अगर तुमने पानी किसी बड़े गिलास में डाला तो उसका आयतन आकार ले लेगा, और अगर किसी कटोरी में डालोगे, बाउल में डालोगे तो उसका आकार ले लेगा। ठीक है, तो आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है। क्वांटिटी फिक्स है ना, इतने ही पानी इसमें डाल रहे हो, इतने ही पानी इसमें डाल रहे हो, तो आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, चलिए
गैस वॉल्यूम एंड शेप नॉट फिक्स्ड, इनका आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है, इनका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बिल्कुल एग्जाम में आया था विक्की, बिल्कुल बेटा। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ितता यानी कि दबा सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, तो सबसे कम किसको दबा पाओगे? सॉलिड, इसमें होती ही नहीं है ना के बराबर, बहुत मुश्किल से दबाने जाओगे टूट जाएगा, कुछ हो सकता है। लिक्विड को भी आप कंप्रेस कर सकते हो, सबसे ज्यादा कंप्रेस किसको कर सकते हो बेटा? संपीड़ित किसको कर सकते हो मैडम? गैस को कर सकते हैं। याद रखना, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। कणों के मध्य स्थान, सबसे कम स्थान सॉलिड में रहता है, ठोस में रहता है, खचाखच भरे होते हैं, पैक्ड रहते हैं बिल्कुल, और लिक्विड में थोड़ी सी जगह होती है कणों के बीच में, और गैस में बहुत ज्यादा जगह होती है कणों के बीच में। तो सॉलिड में कम, लिक्विड में ज्यादा, और गैस में सबसे ज्यादा जगह होती है, बिल्कुल। नेक्स्ट है डेंसिटी की बात करें तो बेटा घनत्व, घनत्व क्या होगा? घनत्व जो है ठोस का सबसे ज्यादा होगा, द्रव का उससे कम, और गैस का सबसे कम होती है डेंसिटी, ठीक है। हाँ, घनत्व क्यों? क्योंकि इनका आयतन ज्यादा होता है, इनका कम। आयतन की बात पूछे तो आयतन का क्रम इस तरह से चलता है, ठोस में कम, द्रव में ज्यादा, और गैस में सबसे ज्यादा, क्योंकि फैल जाती है तो ऑब्वियसली आयतन ज्यादा ही होगा। गैसें फैल जाएंगी तो आयतन ज्यादा होगा। आयतन क्या है? आयतन जगह घेरना, कितनी जगह घेरेगा? तो सॉलिड कम जगह में आ जाएगा, लिक्विड थोड़ा सा फैल जाएगा, उसको ज्यादा जगह चाहिए, और गैस सबसे ज्यादा फैल जाती है, उसको सबसे ज्यादा जगह चाहिए। तो आयतन का क्रम ये रहता है, सॉलिड में कम, लिक्विड में और गैस में सबसे ज्यादा। और आप जानते हो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयतन, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इस वाले सूत्र से अगर तुमने पढ़ा हो तो इसमें क्या होगा? घनत्व का काम उल्टा चलेगा। एक याद कर लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला कंसेप्ट याद कर लो, दूसरा अपने आप याद रहेगा। ठोस में सबसे ज्यादा होती है घनत्व, द्रव का कम, गैस का सबसे कम होता है। बिल्कुल समझ में आया? चलिए अगले पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने कहा कि पदार्थों के कणों के बीच में आकर्षण का बल होता है, तो सबसे ज्यादा आकर्षण का बल ठोस में होता है बेटा, इसीलिए तो वो ठोस है। सब उससे कम लिक्विड में होता है, इसीलिए थोड़े से अणु दूर हो जाते हैं, और सबसे कम बल गैस में होता है, इसलिए और ज्यादा फैल जाती है। तो ये भी अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का बल भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल या फिर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, मैं गतिज ऊर्जा की बात करूं तो बेटा सॉलिड के कणों के बीच में, ठोस के कणों के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, एक दूसरे को ज्यादा टाइटली उन्होंने अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, इसीलिए अणु को गति करना थोड़ा मुश्किल होगा, है ना। बंधे हुए हैं, बांध के रखा हुआ है सॉलिड में, तो अणु बहुत कम गति कर पाएंगे, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है सॉलिड वाली कम होगी। लिक्विड में थोड़ा सा अट्रैक्शन का फोर्स, आकर्षण का बल कम होता है, इसलिए अणु क्या होंगे? थोड़े से दूर दूर होने की कोशिश करेंगे, गति करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो लिक्विड में उससे कम होगा, और गैस में घूमो इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो अट्रैक्शन का फोर्स क्या होता है? बहुत कम होता है, इसलिए आसानी से अणु गति कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बोल दो या मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल बोल दो, यानी कि कणों की गति बोल दो या गतिज ऊर्जा बोल दो, इसमें कम, इसमें ज्यादा, और गैस में सबसे ज्यादा होती है। अभी डिफ्यूजन तो तुम जान ही गए हो मैडम, सॉलिड में भारी भरकम कम होगा, लिक्विड में उससे थोड़ा सा ज्यादा, और गैस में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें जहां से क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। इलास्टिसिटी और देख लो, वैसे फिजिक्स वाला जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है ना, वो एक बार पढ़ लेना बेटा, क्योंकि ये वाला चैप्टर फिजिक्स में भी मैंने एक बार पढ़ा है, जिसमें इलास्टिसिटी और इसकी बात करी है, तो वो फिजिक्स में भी हमने पढ़ लिया, एक बार आप उसको भी देख लेना। प्रत्यास्था की अगर हम बात करें तो प्रत्यास्था बेटा ठोस में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में सब उससे कम, और गैस में प्रत्यास्था क्या? रबर को याद कर लो, इलास्टिसिटी कितना आप उसको खींच सकते हो और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, इसे बोलते हैं प्रत्यास्था, ये कम होती है। और कोहेसिव फोर्स,
ससंजक बल ऑब्वियसली अट्रैक्शन का फोर्स किसमें बेटा, ठोस में ज्यादा है, तो ससंजक बल ठोस में ज्यादा होगा, लिक्विड में कम होगा, और गैस में सबसे कम ससंजक बल होता है। तो ये नो की नो प्रॉपर्टी आपको टिप पे पता होनी चाहिए। कुछ कंसेप्चुअल याद कर सकते हो और कुछ रटोगे तो भूल जाओगे, लेकिन हाँ याद रहेगी। चलिए अभी प्रश्न की बारी है बेटा। ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड? क्या सही है बेटा? ठोस के कणों के बीच में दे मूव रैंडमली, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, गैप बहुत ज्यादा होती है, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, या उनमें न्यूनतम आकर्षण बल होता है। क्या सही बताना है? ठीक है, सही आपको यहाँ पर बताना है। बिल्कुल सभी अपने आंसर करिएगा। सी पहला ऑप्शन देख ले, यादृच्छिक रूप से गति करते हैं क्या, रैंडमली मोशन करते हैं क्या सॉलिड में? रैंडमली मोशन नहीं करते हैं, तो वाइब्रेट करते हैं मैडम। क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। मोशन मूव करते तो है, मोशन होता है, लेकिन रैंडमली मूव नहीं करते कि यहाँ से उठ के वहां, वहां से उठ के यहाँ चले गए। वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन पे। उनके बीच में अंतराल होते हैं, बड़े अंतराल होते हैं क्या, लार्ज गैप होती है क्या? नहीं, बहुत कम जगह होती है। सॉलिड के बीच में, कणों के बीच में बहुत कम जगह होती है। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, अरेंज्ड इन द ऑर्डरली मैनर, या फिर उनमें न्यूनतम आकर्षण बल होता है? नहीं, आकर्षण का बल तो बहुत होता है मैडम सॉलिड में। तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट होगा। सॉलिड में जो कण है बेटा बिल्कुल सिस्टमेटिक अरेंज होते हैं, है ना, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है कणों का, और बिल्कुल आकर्षण का बल ज्यादा होगा, और जगह बहुत कम रहती है अणुओं के बीच में, हम एटम्स के बीच में, परमाणुओं के बीच में जगह बहुत कम रहती है, इसीलिए तो वो सॉलिड है। ठीक है, और यादृच्छिक रूप से गति नहीं करते हैं, गति करते तो हैं लेकिन वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन पे। अगर वो रैंडमली मोशन करेंगे तो वो लिक्विड और गैस बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका गलत ऑप्शन है। किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठोस के बारे में कथन आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? गलत स्टेटमेंट आपको यहाँ पर बताना है। क्या होगा? ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है क्या? ना ना, अभी प्रसाद आपका जो डाउट है ना आगे मैं क्लियर करती हूँ। ठीक है बेटा, पहले क्वेश्चन कर ले, आपका डाउट आगे आएगा, उसमें भी क्लियर हो जाएगा। ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है क्या? नहीं मैडम, निश्चित होता है इनका आकार, ये गलत है। ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है क्या? निश्चित। आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं? जी हाँ। ठोस पदार्थ लगभग असंपीडनीय होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते। लगभग इसलिए बोला है क्योंकि कुछ कुछ हो सकते हैं इसीलिए। तो ऑप्शन ए आपका क्या है बेटा? गलत है। बिल्कुल सही, जिन स्टूडेंट्स का भी आंसर ए आया। आगे वाला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अवस्थाओं के कणों के बीच में रिक्त स्थान का सही क्रम बता दो। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की जो स्पेस है उसके बीच में जो स्थान है बेटा वो आपका किसके बीच में कम होगा, किसमें ज्यादा होगा, किसमें सबसे ज्यादा होगा? क्या होना चाहिए आंसर? कहोगे मैडम स्पेस की बात कर रहे हैं, सॉलिड में सबसे कम होती है, गैस में उससे ज्यादा, और लिक्विड में उससे ज्यादा, और गैस में सबसे ज्यादा। तो गैस में सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, गैस में सबसे ज्यादा, फिर तरल और फिर ठोस। ध्यान से देखिए कौन सा बेटा? ठोस में सबसे कम जगह होती है, तरल में थोड़ी सी उससे ज्यादा जगह होती है अणुओं के बीच में, ऐसे ऐसे और ऐसे, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये तुम्हारा सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज्यादा जगह मिलेगी। ऑप्शन बी बहुत, जिन बच्चों को आंसर आया बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही राहुल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अवस्थाओं के कणों के बीच में आकर्षण बलों का सही क्रम है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको बताना है। Which of the following is the correct order of forces of attraction between the particles of the state of the matter? अट्रैक्शन का फोर्स सबसे ज्यादा किसमें होता है? आकर्षण का बल। भागते नहीं है कण, बैठे ही रहते हैं एक जगह पे।
ठोस में सबसे ज्यादा होता है मैडम, ठीक है, तरल में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। तो हम बात करें अगर ठोस में ज्यादा, तरल में कम, गैस में सबसे कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अवस्थाओं के कणों की गति की मात्रा यानी कि गतिज ऊर्जा का सही क्रम है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की सीक्वेंस बता दो तीनों में, ठोस, द्रव और गैस में। ठोस, द्रव और गैस में गतिज ऊर्जा का क्रम आपको बताना है। सबसे कम गतिज ऊर्जा किसमें होगी? किसमें होगी सबसे कम गतिज ऊर्जा? जो किसमें कण मूव नहीं कर सकते, गति नहीं कर सकते, ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, मूव तो करते हैं लेकिन एक जगह से दूसरी जगह रैंडम मोशन नहीं कर सकते, अनिश्चित गति नहीं कर सकते। तो किसमें कम होगी मैडम? ठोस में सबसे कम होगी, तरल में उससे ज्यादा और गैस में सबसे ज्यादा होगी। ठोस में सबसे कम, लिक्विड में उससे ज्यादा गति होगी और गैस में सबसे ज्यादा होगी। बिल्कुल सत्यम कुमार, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर की बात कर लेते हैं। जानते हैं मैडम कौन सी है? कहोगे मैडम प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा जानते ही होंगे। और क्या होती है एक्चुअली में प्लाज्मा है क्या? प्लाज्मा दिखती कैसी है? प्लाज्मा के अंदर होते क्या हैं? तो प्लाज्मा के अंदर बेटा आयंस रहते हैं। क्या रहते हैं? आयंस रहते हैं। प्लस आयन जितने होंगे उतने ही बराबर मात्रा में माइनस आयन रहते हैं। ये एक आयनित अवस्था है। क्या है? अगर बेटा गैस है, गैस को तुम आयनित कर देते हो, आयनित कर दोगे मतलब उसके जो एटम्स हैं, परमाणु हैं, वो आयंस में बदल जाएं। आयंस में बदलना तुम्हें पता है कैसे करते हैं मैडम? इलेक्ट्रॉन निकाल लो, इलेक्ट्रॉन अगर इधर उधर हो गए मैडम तो हमारा जो एटम होता है, हमारे जो परमाणु होते हैं आयनित हो जाते हैं। तो इसी तरह से अगर आपने गैस को आयनित कर दिया तो वो वाली अवस्था बेटा क्या कहलाती है? हमारी प्लाज्मा कहलाती है। प्लाज्मा कहलाती है, ठीक है। तो गैस में को अगर हमने आयनित कर दिया, और प्लाज्मा में ध्यान रखना बराबर मात्रा में कैटायन एनायन होते हैं। कैटायन पता है किसको कहते हैं? प्लस। एनायन किसको कहते हैं? माइनस। बराबर क्वांटिटी में रहते हैं। चौथी अवस्था है मैटर की बेटा ये प्लाज्मा। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये सूर्य तारे जो हैं चमक रहे हैं, इनमें जो एनर्जी बन रही है, ऊर्जा बन रही है, वो प्लाज्मा ही है। प्लाज्मा अवस्था में, आयनित अवस्था में है वो, ठीक है। तो ये उदाहरण भी बिल्कुल सही, याद कर लेना। सूर्य और तारों में कौन सी अवस्था होती है? प्लाज्मा होती है। आयनित, आयनीकृत अवस्था है ये। अब प्लाज्मा का कोई फिक्स, बेटा प्लाज्मा किससे बनी है? गैस से बनी है। और गैस का तुम जानते हो कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता, इसीलिए प्लाज्मा का भी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। डिस्कवरी किसने करी थी बेटा? डिस्कवरी करी थी विलियम क्रुक्स ने 1879, 1879 में क्रुक्स ने क्या करी थी? प्लाज्मा की खोज करी थी। और नाम किसने दिया था? तो नाम कहोगे मैडम लैंगम्यूर ने दिया था। इरविंग लैंगम्यूर के द्वारा इसका नामकरण किया गया था और दिया था क्रुक्स ने। तो ये ध्यान रखिएगा, बेसिक क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, ठीक है। हाँ, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्लाज्मा, यूनिवर्स में तारे सबसे ज्यादा हैं बेटा। और क्या है? हमारा सूर्य भी सबसे बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं प्लाज्मा की अवस्था सबसे ज्यादा मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवी अवस्था की बात कर लेते हैं। फिफ्थ स्टेट ऑफ द मैटर, BEC शॉर्टकट में इसको कहते हैं। फुल फॉर्म याद रखना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसका नाम है। ये संगनित अवस्था नहीं है, कंडेंसेशन की स्टेट नहीं है। कंडेंसेशन आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है, संघनन, ठीक है। तो ये संघनन वाली अवस्था को हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नहीं कहते हैं, ठीक है। ये कंडेंसेशन नहीं है, संघनन से नहीं बनी है। इसका नाम बोस आइंस्टीन क्यों रखा है? क्योंकि बेटा इन दोनों ने ही सबसे पहले इसको प्रतिपादित किया था, दिया था। सबसे पहले हमारे सत्येंद्र नाथ बोस जो हैं उन्होंने दिया था, फिर आइंस्टीन ने, दोनों ने मिलकर इस पे काम किया था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो डिस्कवरी है अगर पूछे तो हमारे भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र बोस जी ने और
आइंस्टीन जी ने करी थी 1920 में। इस इनके नाम पर ही इस अवस्था का नाम रख दिया गया है। ठीक है, और इसको हम ये मिलती कैसे मैम? प्लाज्मा का समझ में आ गया कि मैडम गैस को आयनित कर दो, आयन वाली कंडीशन में ले आओ तो प्लाज्मा बन जाती है। लेकिन इसको कैसे लेकर आते हैं, ये अवस्था कैसे मिलती है? तो बेटा अगर आप किसी भी गैस को या पदार्थ को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, नाम वैल्यू याद रखना -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन बोलते हैं, अगर इतने ताप तक तुम उसे ठंडा कर दोगे, कूल कर दोगे, तो देन इट्स एटम फ्री एनर्जी स्टॉप। ये आयनों की जो ऊर्जा होती है ना वो बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तुम्हारे आयन या अणु हो जाएंगे सारे एक जगह बैठ जाएंगे, एक जगह फिक्स हो जाएंगे। अभी जो गति कर रहे हैं ना, जो इधर उधर सॉलिड में भी वाइब्रेशन कर रहे हैं ना, ये जो वाइब्रेशन है बेटा ये बंद हो जाएगा। ये बंद हो जाएगा तो सारे एटम एक जगह बैठ गए, स्टेबल हो जाएंगे। तो एटम 1 बैठ गया, एटम 2 बैठ गया, एटम 3 बैठ गया, सारे एटम बैठ जाएंगे। तो ऐसा फील होगा कि ये जो पदार्थ के सारे एटम से मिलकर बना है, परमाणुओं से मिलकर बना है, ये एक ही परमाणु की तरह व्यवहार करते हैं। तो सब मिलकर एक ही परमाणु यानी कि एटम बन जाते हैं, क्योंकि गति नहीं करेंगे, एक जगह बैठे रहेंगे। तो ये अवस्था कब प्राप्त की जाती है? जब आप परम ताप तक ठंडा करते हो, और परम ताप पर तुम जानते हो कि अणुओं की गति सीज हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, सब बैठ जाएंगे और एक एटम की तरह बिहेव करता है। इसको ही कहते हैं हम क्या? पदार्थ की 5वीं अवस्था, BEC। बिल्कुल, आइंस्टीन ने इसको पब्लिक करवाया था, इसीलिए आइंस्टीन का नाम भी उसमें जुड़ता है ना। छोटे मोटे लोगों की बातें कोई नहीं सुनता है बेटा, आज भी यही चलता है। छोटे छोटे लोगों का, अरे ये तो गलत है, बड़े बड़े लोगों के पास जाएंगे, अरे इसने बोल दिया तो पक्का सही होगा, है ना। जो ज्यादा फेमस है, इसने कह दिया कि यही है तो यही सही होगा, अपना दिमाग नहीं लगाते। ऐसा ही आज भी चलता। तो इंडिया खोज इन्होंने ही करी थी, लेकिन उसको पब्लिश नहीं होने दिया, उनकी बात नहीं मानी, तो आइंस्टीन ने पब्लिश करवाया, इसलिए दोनों का नाम चलता है। तो अत्यधिक ठंडा का मतलब ये है कि परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस यानी कि 0 केल्विन तक ठंडा करते हैं, तब हमें ये वाली अवस्था मिलती है। ठीक है, डिस्कवरी समझ गए आप किसने करी थी? और पहली जो BEC है वो प्राप्त की गई थी, प्रैक्टिकली जो प्राप्त की गई थी वो किसके द्वारा? इरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमेन के द्वारा। क्या 2001 में इन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका था। पहली BEC अचीव करी थी इन्होंने, बनाई थी, बना के बता दी थी किन्होंने? इन दोनों ने मिलकर, वीमेन और कॉर्लेन ने। ठीक है, तो ये आपकी BEC है बेटा। अब प्रश्न का उत्तर करिएगा सभी बच्चे, सभी प्यारे स्टूडेंट्स, स्मार्ट स्टूडेंट्स, सभी का आंसर आना चाहिए। पदार्थ की चौथी अवस्था है, द 4th स्टेट ऑफ मैटर इज, कौन सी है? बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है बेटा। ठोस, द्रव और गैस या प्लाज्मा? मैडम प्लाज्मा टिक करिए, हम आगे बढ़े। बिल्कुल सही बेटा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्लाज्मा आपकी चौथी अवस्था है, बिल्कुल। नेक्स्ट, पदार्थ की अधिकतम कितनी अवस्थाएं होती है? बहुत आसान प्रश्न, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट ऑफ द मैटर? कितनी होगी बेटा? 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, अनंत, वेरिएबल, अनिश्चित। कोई अनिश्चित नहीं है, कितनी भी हो सकती है मैडम, अनिश्चित, वेरिएबल। कितनी हो गया? अनिश्चित। अब जब डिस्कवरी हो चुकी है, कम से कम उसके अकॉर्डिंग तो बताओ कि मैडम 5 है, 5 है। ठीक है, जो हमें अभी तक पता है, हम अभी तक इस क्वेश्चन को, इन फ्यूचर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कुछ कह नहीं सकते कि कितनी हो सकती है। ठीक है, चलिए, पदार्थ की वेरी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बेटा, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर? फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर आपको बताना है, भौतिक अवस्थाएं बताना है कितनी होती हैं। सभी के उत्तर आना चाहिए। देखते हैं कौन कौन से बच्चों ने ध्यान से मेरी बात सुनी है, वो आंसर करेक्ट करेंगे। 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, या मैडम वेरिएबल?
तीन। बेटा जो हमारी ये सॉलिड, लिक्विड और गैस है ना, ये हमारी मूल भौतिक अवस्था, इनको ही कहते हैं, इन्हीं को ही भौतिक अवस्था कहते हैं, जो नॉर्मली मिलती है हमें, नॉर्मली जो हमें मिलती है। ठीक है, प्लाज्मा और बीईसी को हमें अचीव करना पड़ता है और मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो जो मेन तीन स्टेट है उन्हें ही हम फिजिकल स्टेट बोलते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर पूछे, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, तो 3 लिखना है, और अवस्था पूछे कि कितनी होती है तो 5 लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? क्यों बन गई सितारों में प्लाज्मा? हमने पढ़ा मैडम कि जो सूर्य है और हमारे तारे हैं, इनमें प्लाज्मा अवस्था में रहते हैं, प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। तो क्या कारण है कि इनमें प्लाज्मा बनी बेटा? क्या इनका टेम्परेचर हाई था, प्रेशर हाई था, लो प्रेशर था, लो टेम्परेचर था? किसके कारण? किसके कारण? ठीक है बेटा, तो जो अभी तक पढ़ रहे हैं बुक्स में और जो पब्लिश है वही चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। अभी हो जाएगी तो हो सकता है, अगर पब्लिश हो गई, नई स्टेट आ गई तो नेट पे अपडेट हो जाएगा, तो 6 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो बेटा हाई टेम्परेचर की वजह से, उच्च तापमान की वजह से क्या हो गई है? अणु जो है आयनित हो गए और प्लाज्मा अवस्था यहाँ पर मिल गई है। जिन बच्चों का आंसर क्या है? ए है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक है, प्लाज्मा है, संघनित होने की अवस्था है, पदार्थ की 5वीं अवस्था है, या पदार्थ की तरल अवस्था है? कहाँ क्या होगा इसका आंसर बेटा? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है बेटा? क्या है? ध्यान रखना, मैंने आपको पढ़ाई थी तब भी बोला था कि इस पे टिक तो कर ही मत देना। ये कंडेंसेट संघनित अवस्था तो होती ही नहीं है ना, ये संघनित अवस्था नहीं है। उसका नाम सुन के बच्चे है ना इस पे टिक कर देते हैं, बी वाले ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। वैसे मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट है ना, मेरे सारे स्टूडेंट स्मार्ट है, वो गलत करेंगे ही नहीं, सब समझदार हैं। तो पदार्थ की 5वीं अवस्था पे टिक करना है, क्योंकि संघनित वाली अवस्था नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर करके प्राप्त की गई है, अणुओं की गति को सीज कर दिया है मैम, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? ड्राई आइस क्या है बेटा? शुष्क बर्फ, आइस प्रेजेंट इन द आइसक्रीम, सॉलिड वाटर ठोस जल है, अंटार्कटिका में ठोस जल को बोलते हैं शुष्क बर्फ, या कार्बन डाइऑक्साइड की ठोस अवस्था है? क्या है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड की ठोस अवस्था। आंसर करिएगा सभी। मैं तुम लोगों से मेहनत ही इसीलिए कराती हूँ क्योंकि पेपर का कोई सा भी लेवल आ जाए तुम कर दो, और वैसे भी फालतू पढ़ाने का और पढ़ने का टाइम किसके पास है बेटा? सभी अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं हम, तो क्लास को सीरियसली अटेंड करें, और इस क्लास के बाद इसके क्वेश्चन आप जहाँ से जितने मेरे से पॉसिबल हो पाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर दिए। बाकी आपको और कहीं से मिले तो आप सॉल्व करके और स्मार्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड ही है बेटा, CO2 ही है, इसका सूत्र भी कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन ये क्या है? ठोस अवस्था है। कार्बन डाइऑक्साइड की ठोस अवस्था को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन आगे आएगा, करेंगे उसे। बहुत आसान प्रश्न है, जानते हो पानी हमारा। नोटिफिकेशन का तो पूछो ही मत बेटा, आ जाएगा, है ना, कोई हमारे हाथ में है नहीं, जब आएगा तब नोटिफिकेशन आ जाएगा। अपनी पढ़ाई बिल्कुल तैयारी रखें, ऐसा तो है नहीं कि आएगा नहीं, आएगा। फॉर्म भर देना, एग्जाम जब भी हो तुम्हारी तैयारी रखो। पानी H2O, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रही हूँ, ये बच्चा आपके 11th-12th के टॉपिक हैं। 11th क्या, 11वीं का टॉपिक है, जो कि क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है, इसीलिए एक बार इसको पढ़ना तो बनता है। क्या है? ठोस के प्रकार। हमने सॉलिड पढ़ा, तीनों अवस्थाएं पढ़ ली।
ठोस के प्रकार हम देखने जा रहे हैं। दो तरह के ठोस होते हैं मैडम। कौन कौन से दो प्रकार के ठोस होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्रिस्टलाइन और अमोर्फस या अनाकार भी जिसे बोलते हैं, इसे अनाकार भी एक और नाम देते हैं, अनाकार ठोस। क्या फर्क है मैडम इन दोनों सॉलिड में? क्या फर्क है इन दोनों में, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस वाले सॉलिड में? तो यहाँ पर भी एटम पास पास में होते हैं और यहाँ पर भी एटम पास पास में होते, परमाणु पास पास में होते। ठोस है तो ऑब्वियसली मैडम पास पास में ही होंगे, ठीक है। हाँ विक्की, बिल्कुल बेटा, वही करेंगे हम। फर्क क्या है? क्या फर्क है मैडम इन दोनों में? तो इन दोनों में ये फर्क है बेटा कि जो तुम्हारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जो क्रिस्टलीय, बेटा मेरा जो केमिस्ट्री या जो भी सब्जेक्ट आप देख लो, आपका जो पेपर में आ चुका है, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर उठा के आप देख रहे हो, उसमें जो आ चुका है, हम वही वाले टॉपिक यहाँ पर कवर कर रहे हैं। बेसिक तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, तो एक बार अगर उस टॉपिक से ये प्रश्न पूछ सकते हैं तो दूसरी बार भी बन सकते हैं, इसीलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस में जो अणु है बिल्कुल पास पास है, इसमें भी अणु पास पास में दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनता है, एक ज्यामितीय संरचना बनेगी। या तो आपका क्यूबॉइड बन जाएगा, ऐसी ज्यामितीय संरचना बन सकती है, ठीक है, ऐसी वाली बन सकती है, या आपकी ऐसी वाली संरचना बन सकती है, या फिर आपकी ऐसी संरचना बन सकती है। तो एक ज्यामिति में क्या पढ़ते हैं बेटा हम ज्योमेट्री में? यही ट्रायंगल, क्यूब, क्यूबॉइड, यही सारी चीजें पढ़ते हैं। तो इस तरह का अगर अणुओं का अरेंजमेंट, आपके मॉलिक्यूल्स हो या एटम्स हो, परमाणु हो, अणु हो, किसी भी पदार्थ यानी कि ठोस में होते क्या मैडम? अणु और परमाणु होते हैं। तो अगर वो सिस्टमैटिक किसी पैटर्न में जमे हुए मिल रहे हैं तुम्हें, ऐसे जमे हुए मिल रहे हैं, ये तो मैंने एक शेप ही बताया, अलग अलग शेप के होते हैं बेटा, अलग अलग शेप के, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसको कहते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस। क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और अगर अणु पास पास में तो है मैडम, लेकिन एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं बना रहे, किधर भी पैक कर दिए उनको, रैंडमली पैक्ड हैं, अनिश्चित तरीके से, कोई ऐसा शेप बना रहा है, कोई ऐसा बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, कोई लाइन बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, तो ये होता है हमारा अमोर्फस वाला सॉलिड, ठीक है। तो दोनों में अणु पास पास ही रहते हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? यहाँ पर ज्यामिति में आ जाती है और यहाँ पर ज्यामिति नहीं आती है। तो ये हमारे दो प्रकार के ठोस हो गए, क्रिस्टलीय और अमोर्फस वाले ठोस, ठीक है। आगे हम इन दोनों में अंतर देखेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर करिएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर करो। वे ठोस यौगिक जिनके परमाणुओं की एक निश्चित व्यवस्था या ज्यामिति होती है, 3D संरचना बनाते हैं, ऐसे ठोस को हम क्या कहेंगे? ठोस में भी दो अलग अलग, एक बिल्कुल सिस्टमैटिक वाले और एक अस्त व्यस्त वाले। तो सिस्टमैटिक वाले क्रिस्टलीय होते हैं और अस्त व्यस्त वाले अमोर्फस यानी कि अनाकार वाले होते हैं। तो क्या होगा उत्तर? आयनिक ठोस, आणविक ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलीय ठोस, क्या कहोगे? बिल्कुल सही। क्या कहोगे बेटा? मैडम क्रिस्टलीय ठोस हम इन्हें कहेंगे। इस टाइप का ये क्वेश्चन आया था आपका, और एक वो दोष से आया था। दो क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं। अगला, अक्रिस्टलीय पदार्थ की अगर हम बात करें, अनाकार ठोस की बात करें, एमोर्फस मटेरियल या सॉलिड की बात करें, तो क्या इनके बारे में सही होगा? क्या होते हैं ये? जिसमें परमाणु खुद को ज्यामितीय पैटर्न में संरेखित कर लेते हैं, उसको कहते हैं क्या? नहीं, ये तो क्रिस्टलीय में होता है मैडम, जिसमें कोई निश्चित परमाणु संरचना नहीं होती है और परमाणु एक तरल के रूप में यादृच्छिक पैटर्न में मौजूद होते हैं। इसको बोलते हैं क्या? जो फास्फोरस द्वारा आकर्षित नहीं होता है, फास्फोरस की बात ही नहीं है, जो धुएं का उत्सर्जन नहीं करता, जलाने पर धुआं नहीं निकालेगा, उसको बोलेंगे नहीं। क्या है बेटा? ऑप्शन बी इसके बारे में सही है। इसमें कोई निश्चित परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना मतलब वही जो अणु है ज्यामितीय पैटर्न में जमे नहीं होते, अस्त व्यस्त होते हैं, जैसे कि लिक्विड और गैस में होते हैं, इस तरह से जमे होते हैं, उस वाले ठोस को हम क्या कहेंगे?
इसीलिए इसको हम अमोर्फस वाला कहते हैं, निश्चित नहीं होती। बिल्कुल सही। चलिए, तो ये तो बेसिक जानकारी हो गई। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। क्रिस्टलाइन, बेटा जो क्रिस्टल वाले सॉलिड है वो वास्तविक ठोस कहलाते हैं, उनमें सब कुछ सिस्टमेटिक चलता है। जो एक्चुअली में हम मान के चलते हैं, वास्तव में मान के चलते हैं कि ठोस ऐसा होना चाहिए, वो सारे गुण क्रिस्टली में मिलते हैं। और ये झूठा ठोस है, ठोस है लेकिन वास्तविक नहीं है, झूठा ठोस कहते हैं, या फिर इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, अतिशीतित द्रव कहते हैं। जैसे कि कांच, इसमें कांच का उदाहरण आता है। अतिशीतित द्रव या फिर झूठा ठोस कहलाता है तुम्हारा अमोर्फस वाला, यानी कि अक्रिस्टली। पहला अंतर सभी समझ में आ गया होगा सभी को कि मैडम ज्यामिति निश्चित होती है, ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। दूसरा अंतर, तीव्र गलनांक होते हैं बेटा इनके, एकदम शार्प मेल्टिंग पॉइंट मिलेंगे। जितनी वैल्यू बोल दी कि ये इतने डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होगा, तुम्हारा मेल्ट होगा, तो उतने पर ही मेल्ट होगा। इसमें पॉइंट में आगे पीछे वैल्यू हो जाती है, इसमें एकदम शार्प मेल्टिंग पॉइंट। हम क्यों बोल देना कि एकदम हमारा पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जमेगा, तो 0 एकदम शार्प वैल्यू है। और तुम बोल सकते हो कि 1 डिग्री सेल्सियस पे भी जम सकता है, या फिर -1 पे भी जम सकता है, या 2 डिग्री सेल्सियस पे भी पानी जम सकता है। तो इसका थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। एकदम निश्चित शार्प मेल्टिंग पॉइंट इनके नहीं होते, इनके शार्प होते हैं। ये कठोर होते हैं बेटा, ये वाले ठोस जो होते हैं बिल्कुल हार्ड कठोर होते हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण में डायमंड, क्वार्ट्ज, NaCl, नमक, शक्कर, ये क्या है बेटा, सच्चे वाले ठोस होते हैं और बिल्कुल हार्ड होंगे, एक्यूरेट रहते हैं बिल्कुल। और इनकी बात करें तो ये ठोस तो होते हैं लेकिन थोड़े से सॉफ्ट वाले ठोस रहते हैं, यानी कि मुलायम वाले ठोस रहते हैं, ठोस रहते हैं लेकिन मुलायम वाले रहते हैं। जैसे कि हमारा कांच, आप कहोगे मैडम कांच कहाँ से मुलायम है? अरे बेटा वो अतिशीतित द्रव है, पहले तो मुलायम ही था, ठंडा कर दिया उसको ज्यादा तो वो कड़क हो गया, ठीक है। तो ग्लास, रबड़, प्लास्टिक, ये उदाहरण है किसके बेटा, आपके अक्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। और यहाँ पर ग्रेफाइट भी लिख लो, ग्रेफाइट भी लिख लो, ग्रेफाइट भी तुम्हारा क्रिस्टलाइन है, ग्रेफाइट, बिल्कुल ये भी आएगा इसमें, ग्रेफाइट भी आता है इसमें हीरे के साथ साथ। इसमें अगर इनको कट करते ना बेटा, किसको, क्रिस्टलाइन वाले को, एकदम चाकू से, तुम शार्प चाकू से कट करोगे तो बिल्कुल शार्पली कट होते हैं, ठीक है, बिल्कुल शार्प, जैसे पनीर को काटा जाता है ना और बिल्कुल शार्प और स्मूथ सरफेस मिलती है काटने के बाद, इनमें सेम वैसे ही होता है। और इनमें क्या होता है, अगर इनको काटोगे ना तो कट तो जाएंगे, लेकिन वो जो चिक्की बनाते हैं हम, किसकी, संक्रांति के टाइम पे तिल की चिक्की बनाते हैं, वो इरेगुलर कटती है ना, उबड़ खाबड़ कटती है, ये इस तरह से कटते हैं, अनियमित सतह देते हैं इनकी कटिंग जब करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें आपके उदाहरण है अमोर्फस। कटिंग करोगे तो इरेगुलर अनियमित सतह से कट होते हैं, जैसे कि गुड़ की चिक्की याद कर लो, तिल गुड़ की चिक्की, और यहाँ पर पनीर याद कर लो कि पनीर एकदम फाइन शेप में कटता है, ठीक है। चलिए, तो ग्लास आपका अतिशीतित ठोस है, अमोर्फस में आता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है, क्वेश्चन का आंसर करिएगा सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाकार ठोस है? Which of the following is an amorphous solid? Glass, diamond, salt, sugar. इसमें से कौन सा एक अनाकार, अनियमित, या हम बोल सकते हैं अक्रिस्टलीय, अनाकार या अक्रिस्टलीय में कंफ्यूज मत हो जाना, अक्रिस्टलीय ठोस है कौन सा होगा? बिल्कुल मैडम कांच, वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अभी तो पढ़ा हमने, ग्लास। नेक्स्ट, सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड एज, ठोस को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? कितने प्रकार है ठोस के? इसमें से भी क्वेश्चन आया था बेटा प्रीवियस ईयर एग्जाम में।
क्या होगा उत्तर? ऑप्शन थोड़े गड़बड़ हो गए हैं, जरा इसको मैं ठीक कर दूं। क्रिस्टलाइन अमोर्फस, इसको बी कर लेना और इसको सी कर लेना। इसको बी फॉर बॉल, इसको सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, बी फॉर बॉल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्रिस्टली और अमोर्फस दो प्रकार के ठोस होते हैं मैडम, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टली ठोस को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? अब ये क्वेश्चन का आंसर करिएगा। यहां से थोड़ा सा नया बताऊंगी, जो हमारे क्रिस्टलाइन ठोस है उनके प्रकार भी बताऊंगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि क्रिस्टली, आंसर करिएगा सभी। क्या होगा आंसर? हीट ऑफ। आपके जो ठोस है ना बेटा, कौन से वाले ठोस हैं? क्रिस्टली ठोस के प्रकार हम देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, सभी समझदार हैं। मॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूलर वाला होगा, मॉलिक्यूलर। आणविक, आणविक में फिर 3 प्रकार हैं, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध वाले, ये प्रकार है बेटा। ये किसके प्रकार हैं? हमारा जो क्रिस्टलाइन ठोस है यानी कि क्रिस्टली ठोस है, उसके भी प्रकार होते हैं। उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं? मेटेलिक, तो बेटा जो धातुएं हैं, जैसे कि तुम्हारी आयरन हो गई, कॉपर हो गई, ये क्या है? ये किसके उदाहरण है? तुम जानते हो आयरन और कॉपर क्या है? ठोस है, ठोस है, क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टली अवस्था वाले ठोस हैं ये। तो इनमें, इनको हम जो धातुएं हैं, ठीक है, जिनमें मेटेलिक बॉन्ड वगैरह मिलते हैं, जो धातुएं होती हैं, वो क्या कहलाती है? आपकी मेटेलिक वाले में आती है, धात्विक में आती है। ठीक है। आयनिक में कौन आता है? आयनिक तुम जानते हो, आयनिक में कौन आएगा मैडम? NaCl, ZnS, जिनमें धातु और अधातु जुड़े हुए होते हैं, वो आयनिक ठोस होते हैं। जैसे नमक तुम्हारा आयनिक ठोस का उदाहरण है। और सहसंयोजी, कोवेलेंट, कोवेलेंट वाले में जैसे कि मान लो तुम्हारी क्लोरीन क्लोरीन के साथ जुड़ी है, अधातु और अधातु के बीच वाले सहसंयोजक बंध बनाते, वही सहसंयोजक ठोस कहलाएंगे। जैसे कि क्लोरीन का उदाहरण देख लो, ठीक है ना, इस तरह से। और मॉलिक्यूलर वाले में पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बंध में पानी आता, इस तरह से। तो ये तुम्हारे क्रिस्टलाइन ठोस, क्या पानी मत बोल देना, पानी मतलब आइस। आइस क्या है? बर्फ क्या है? ठोस है ना। तो किस तरह का प्रकार है वो आपका है आणविक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, और उसमें भी हाइड्रोजन बंध वाला। ठीक है। तो इतने प्रकार के होते हैं। तो ये प्रकार जो हमने देखे, ये किस आधार पर देख रहे हो तुम? पहला ऑप्शन, क्या जो आपकी हीट ऑफ फ्यूजन है, यानी कि संगलन की जो उष्मा, उस आधार पर बांटे हैं क्या इनको? या फिर आकार के आधार पर बांटे हैं क्या? या फिर अंतराण्विक बल के आधार पर बांटे हैं, या लंबी दूरी के क्रम? तो किस आधार पर बांटे हैं बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर ही तो बांटे। दो परमाणु जुड़ रहे हैं तो उनके बीच में जो बल है, उस आधार पर हमने क्रिस्टलीय ठोसों को बांट दिया है ना। मेटेलिक, इनमें जो बंध होंगे, धात्विक बंध होंगे, उस आधार पर इनको धातुओं में रख दिया, धात्विक ठोसों में रख दिया। इनमें धातु और अधातु के बीच में बंध होता है, तो इनको आयनिक में रख दिया। इनमें सहसंयोजक बंध होते हैं, आकर्षण का बल किस तरह का होगा, उस हिसाब से इनको कोवेलेंट में रख दिया। और मॉलिक्यूलर यानी कि अणुओं के बीच में जो बल होता है, उसके आधार पर इन्हें पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड के आधार पर। तो किस आधार पर इनको बांटा है? इनको हमने अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल मतलब अणुओं या परमाणुओं के बीच में जो आकर्षण का बल होता है बेटा, उसे ही हम अंतराण्विक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिए जरा आगे बढ़ते हैं।
अब हम दोष पढ़ने वाले हैं बेटा, दोष। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि मैडम जो अणु होते हैं क्रिस्टल वाले ठोस की बात कर रहे हैं, किसके, क्रिस्टल वाले ठोस में दोष पाए जाते हैं। मैडम बहुत अच्छे से एटम्स इतने प्यारे से अरेंज होते हैं कि हम क्या ही बताएं, अलग अलग शेप में अरेंज होते हैं। तो हमने सिस्टमेटिक वाला एक शेप ले लिया। ये क्या है बेटा, इसको देख के ही तुम बता दोगे कि ये कौन सा वाला ठोस है। इसको देख कर ही तुम बता दोगे कि मैडम ये क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जिसमें अणु बिल्कुल ज्यामिति पैटर्न में अरेंज है। लेकिन अगर बाय चांस कुछ हो गया, ये सब क्या है बेटा, ये सब अणु है, ये सब क्या है तुम्हारे, एटम्स है मान लो, या मॉलिक्यूल्स मान लो, परमाणु है, अणु मान लो, तो ये बहुत अच्छे से अरेंज है। अब बाय चांस अमॉर्फस में शेप रेगुलर होता है प्रशांत, है ना, शेप क्या होता है, रेगुलर होता है, लेकिन अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता है मॉलिक्यूल्स का, परमाणुओं का। ठीक है, आ रही है बात समझ में। शेप तो फिक्स होगा लेकिन अणुओं का अरेंजमेंट, अणु बिल्कुल सिस्टमेटिक अरेंज नहीं होंगे, ज्यामिति पैटर्न नहीं बनाते, बस ये फर्क पड़ जाता। ठीक है, चलिए अभी हम क्रिस्टली ठोस की बात कर लेते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी हमारे एटम बिल्कुल सिस्टमेटिक अरेंज है। अब मान लो कुछ गड़बड़ हो गई, एक एटम निकल गया, बाहर आ गया, एग्जिट कर गया, है ना, या तो एग्जिट कर गया मैडम, या फिर क्या हो सकता है कि ये यहां से उठ के, ये यहां था, ये हमारा एटम मान लो यहां था और यहां से उठ के यहाँ दोनों के बीच में यहां कहीं आ गया, यहां आ गया, तो इसको दोष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको दोष कहते हैं, ये डिफेक्ट है। हमने क्या सोचा कि मैडम क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक वाले होते हैं, आर्मी फौजियों की तरह होते हैं, बिल्कुल नियम कानून के पक्के होते हैं। लेकिन क्या हो गया कि एटम ने गड़बड़ कर दी, या तो कोई सा एटम बाहर निकल गया, या कोई सा भी एक परमाणु कहीं और जाके चिपक गया, बैठ गया, तो इसे हम कहेंगे दोष। ये डिफेक्ट, ये क्या होते हैं बेटा, डिफेक्ट होते हैं। तो कैसे कैसे डिफेक्ट हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं, किस किस प्रकार के डिफेक्ट हो सकते हैं। तो दो डिफेक्ट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना है, बाकी मैं शॉर्टकट में समझा दूंगी। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट साइंटिस्ट के नाम पर रखे गए हैं, कंफ्यूज ना होना। शॉर्टकी दोष, शॉर्टकी दोष, और कौन सा दोष बेटा, फ्रैंकल दोष। ये साइंटिस्ट के नाम पर है जिन्होंने ये दोष बताए थे कि ऐसे ऐसे दोष होते हैं। इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी, दिख रहा है स्लाइड्स सभी को। शॉर्टकी दोष में क्या होता है बेटा, इसमें इसका अगर हम डायग्राम से समझें तो देखो, ये हमारा क्रिस्टलाइन ठोस है, हिंदी में कर दूंगी, मैं हिंदी में लिख दूंगी, टेंशन ना लो, समझ लो, पहले बातें समझ लो, उसके बाद चिंता करना, पीडीएफ में सब मिल जाएगा हिंदी में आपको। शॉर्टकी दोष में क्या होता है बेटा कि आप जानते हैं कि आयन्स हैं, एटम्स हैं, तो शॉर्टकी दोष में आयनों में गड़बड़ हो जाती है, आयनों में गड़बड़ हो जाती है। कैसी गड़बड़ होगी, मान लो ये रेड वाले प्लस आयन है, ये ब्लू वाले आपके माइनस आयन है, तो इसमें से अगर एक प्लस आयन बाहर निकल गया और एक माइनस आयन बाहर निकल गया, तो प्लस और माइनस आयन जो है आपके बराबर मात्रा में बाहर निकल जाते हैं, इक्वल नंबर में बाहर निकलेंगे, एग्जिट कर जाएंगे, जगह खाली हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, और जगह खाली हो गई तो दोष हुआ, तो इसे कहते हैं शॉर्टकी दोष। क्या है बेटा, ये शॉर्टकी दोष इसे कहा जाता है। अगर बराबर मात्रा में प्लस और माइनस आयन
आपके एटम से बाहर निकल गए, एक प्लस निकला और एक माइनस निकला, दो प्लस निकले, दो माइनस निकले, जितने प्लस निकलेंगे उतने माइनस, आयन बाहर निकलेंगे, आयन एटम की बात नहीं हो रही, आयन बाहर निकल गए, तो क्या कहोगे? कहोगे शॉर्टकी डिफेक्ट हो गया। यही यहाँ पर लिखा है, मैं हिंदी में इसको लिख दूंगी। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है? जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, यानी कि तुम्हारे प्लस और माइनस आयन आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइड, ठीक है, मिस हो जाते हैं, उनकी नॉर्मल साइड से गायब, एग्जिट कर गए, तो उसे हम क्या कहेंगे? शॉर्टकी दोष कहेंगे। अब तुमने देखा निकल गए तो जगह खाली हो गई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बेटा, डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, यानी कि इस वाले दोष में घनत्व में कमी आती है। इसमें क्या होता है बेटा? घनत्व में कमी आती है, इसमें घनत्व कम हो जाता है। रटने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? बाहर निकल गए, है ना, एक आधी चीज भी बाहर निकली तो डेंसिटी तो कम होगी, वजन तो कम हो गया, इसमें घनत्व कम हो जाता है। इसमें ये आपका शॉर्टकी डिफेक्ट है। एग्जाम्पल भी बताऊंगी, पहले डिफेक्ट समझ लो। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? फ्रैंकलिन वाले डिफेक्ट में क्या होता है? इसमें एग्जिट नहीं करते, बाहर नहीं निकलते, इसमें आयन जो होते हैं दूसरी जगह पे जाके बैठ जाते हैं। जैसे मैंने तुम्हें उदाहरण बताया था, ये बाहर निकलने वाला जो उदाहरण बताया था ना बेटा, ये किस में होता है? ये तुम्हारे शॉर्टकी में होगा, ये शॉर्टकी में होता है। और ये एक दूसरी जगह पर जाकर बैठ गया, दूसरी जगह पर जाकर बैठ गया, ये फ्रैंकल में होता है, ये फ्रैंकल में होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रैंकल का जरा डायग्राम देख लो। यहाँ का जो आयन था बेटा, प्लस आयन, यहाँ का जो प्लस आयन था वो कहाँ जा गया? यहाँ जाके बैठ गया, है ना, अपनी पोजीशन उसने चेंज कर ली। तो घनत्व में कोई फर्क आया? कहोगे मैडम नहीं आया, वहीं का वहीं है आयन, बस उसने अपनी जो पोजीशन होनी चाहिए थी वो चेंज कर दिया। तो इसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फ्रैंकल दोष कहते हैं। आ गया समझ में? जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है। तो क्या होगा? फ्रैंकल डिफेक्ट आयनिक क्रिस्टल में क्या होगा? जब कुछ आयन, हिंदी में लिख दूंगी, टेंशन ना ले, पीडीएफ में मिल जाएगा, अभी समझने की कोशिश करें। अपनी नॉर्मल लैटिस, अब लैटिस क्या होती है मैडम, ये समझ में हमें नहीं आया आज तक। अरे बेटा ये अरेंजमेंट ऑफ दी, तुम्हारे जो इनका अरेंजमेंट होता है ना एटम्स का, मॉलिक्यूल का, ये इसे ही लैटिस कहा जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? लैटिस कहते हैं। अरेंजमेंट तुम्हारे एटमों का, इसे लैटिस बोलता है बेटा। तो अपनी लैटिस यानी कि पोजीशन, जगह जहाँ होना चाहिए वहां से कहीं और चला गया तो फ्रैंकल दोष हो जाएगा। इसमें डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आयन वहीं का वहीं तो है, कहीं गया ही नहीं। तो इसमें घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसमें घनत्व में परिवर्तन नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता, नहीं होता, वैसा का वैसे ही रहेगा। समझ में आ गई बात? चलिए आ गई है तो आगे बढ़ जाते हैं। ये कहाँ देखने को मिलेंगे बेटा? ये वहां देखने को मिलेंगे। किस में देखने को मिलेंगे? ये वाले दोष जहां पर तुम्हारे जो है कैटायन और एनायन लगभग बराबर आकार में हो, बराबर आकार में हो, वहां ये देखने को मिलते हैं। कैटायन और एनायर के जो साइज है ना उसमें ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत चलेगा, वहां पर आपको शॉर्टकी दोष देखने को मिलते हैं। और ये कहाँ देखने को मिलते हैं? जहां पर तुम्हारे एनायन और कैटायन के साइज में बहुत फर्क पड़ जाता है, वहां पर शॉर्टकी, वहां पर हम फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है। उदाहरण की बात कर लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ मैं आपको यहाँ पर। इसके उदाहरण हैं किसके? शॉर्टकी के, तुम्हारा NaCl, NaCl, KCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, इनमें देखने को मिलता है। इनमें देखने को मिलता है आपको क्या? शॉर्टकी दोष। क्या? शॉर्टकी दोष। क्यों? क्योंकि इनके साइज में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है। ये भी कंसेप्ट आप ध्यान रख सकते हो या फिर डायरेक्ट उदाहरण याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं।
और ये कहाँ पर देखने को मिलेगा फ्रेंकल वाला? AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgI और हाँ ये भी नहीं लिखती मैं, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और AgCl वाला एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो क्या होगा? उदाहरण देखो यहाँ पर है ना, सिल्वर और क्लोरीन के साइज में बहुत फर्क है बेटा, बहुत फर्क है, इन आयनों के साइज में बहुत फर्क है, इसीलिए यहाँ पर ये फ्रेंकल वाला देखने को मिलता है। इन आयनों में ज्यादा फर्क नहीं होता है, इन आयनों में ज्यादा फर्क नहीं होता है, इसीलिए इनमें आपको शॉर्ट की दोष देखने को मिलता है। हाँ, और AgBr, इसलिए मैंने अभी AgBr लिखा नहीं, AgBr बेटा दोनों में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, AgBr दोनों में होगा, बोथ, दोनों। शॉर्ट की भी मिलता है इसमें और फ्रेंकल दोष भी मिलता है, दोनों दोष पाए जाते हैं तुम्हारे सिल्वर ब्रोमाइड में, और सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड में शॉर्ट की, और सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड में कौन सा दोष? फ्रेंकल वाला दोष देखने को मिलेगा। आ गई बात समझ में? तो बेटा ये दोष हैं जो आपको पता होना चाहिए। चलिए आप प्रश्न का उत्तर करिए, फटाफट से समझ में आ गया हो आप सभी को। तो शॉर्ट की दोष क्रिस्टल में तब देखा जाता है, कब देखा जाता है बेटा, कब देखा जाता है शॉर्ट की डिफेक्ट? कब देखने को मिला था तुम्हें शॉर्ट की डिफेक्ट? सभी बच्चे आंसर करिए। तीसरा वाला पॉइंट ये था बेटा कि आयनों का जो आकार होता है ना, आयनों के आकार में अगर ज्यादा डिफरेंस हो, बड़े आयन, छोटे आयन, ठीक है, तो वहां पर आपको शॉर्ट की दोष देखने को मिलता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो एग्जाम्पल याद करने के लिए मैंने तुम्हें लिख दिया और बता दिया, ठीक है। आयनों में अंतर अगर पड़ जाता है साइज में, जैसे कि तुम AgCl का आयन का साइज लेना, एटम बनाना, उसमें से एक आयन बाहर निकालना, और क्लोरीन का आयन बनाना, क्लोरीन का आयन छोटा सा, एटम छोटा, और सिल्वर का एटम बड़ा। सिल्वर का, चांदी का एटम कितना बड़ा होगा बेटा? इतना बड़ा। क्लोरीन का एटम का आयन इतना छोटा होगा। तो ये आयनों में जहां अंतर ज्यादा दिखता है ना, वहां पर तुम्हारा फ्रेंकल दोष आता है, फ्रेंकल दोष। तो बाय चांस कभी एग्जाम्पल याद ना आए तो ये वाला कंसेप्ट से आप याद कर लेना, ठीक है। चलिए अभी किस में देखने को मिला? कुछ धन आयन अपने जालक स्थल यानी कि लैटिस यानी अपने पोजीशन से अंतराली स्थानों पर चले जाते हैं क्या? नहीं, बाहर ही निकल जाते हैं मैडम, एग्जिट हो जाते हैं। जालक की समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं। बराबर मात्रा में धनायन और ऋणायन गायब हो गए, एग्जिट कर गए अपनी लैटिस से, अपनी जगह से, तो वो है तुम्हारा शॉर्ट की दोष। क्या है बेटा? शॉर्ट की दोष है, बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। किसमें अंतराली स्थलों यानी कि जो लैटिस है, धनायन मौजूद होंगे? कौन से दोष में धनायन मौजूद होंगे बेटा? अंतराली स्थानों का मतलब समझते हैं, जो नहीं समझते मैं यहां लिख दूं। ये तुम्हारा आयन है, ये भी आयन है बेटा, ये आयन्स हैं, ये क्या है? आयन है, ये आयन्स है, और ये इनके बीच की जो जगह होती है ना, ये स्थल होता है, ये पोजीशन, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स, इंटरस्टिशियल साइट यानी कि आपका अंतराली स्थान, अंतराली स्थल। तो किसमें? अंतराली स्थल में किसमें धनायन मौजूद होंगे? मतलब यहाँ पर आकर कोई आयन बढ़ जाएगा। कौन से दोष में होता है? कौन से दोष में होता है? कहोगे मैम फ्रेंकल दोष में होता है। बिल्कुल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, समझ में आ गया अच्छे से सबको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन से बिंदु दोष AgBr द्वारा दर्शाए जाते हैं? कौन से दोष आपका सिल्वर ब्रोमाइड दिखाता है? क्योंकि बेटा साइज में ये एक्सेप्शन समझ लो, या फिर साइज लगभग बराबर बड़ा छोटा, तो यहाँ एक एक्सेप्शन ही समझ लो कि क्या होना चाहिए। कौन से दोष देखने को मिले थे बेटा इसमें हमें? चलिए क्या आंसर होगा?
क्वेश्चन है हमारा AGBR बहुत आसान है, हमने अभी पढ़ा। मैडम दोनों दोष दिखते हैं, शॉर्ट की भी होता है, फ्रैंकल वाला दोष भी होता है। तो ए और बी दोनों करेक्ट होंगे, ऑप्शन पहला वाला राइट होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्या हुआ भाई पिछले वाले क्वेश्चन में? केटायन आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टाइटल साइट। अच्छा इसमें प्रॉब्लम है। बेटा हमारा जो आयन है ना, ये मान लो हमारे एटम्स थे, ये उसकी लैटिस है। यहाँ आकर तुम्हारा धनायन बैठ गया, यहाँ आकर तुम्हारा केटायन बैठ गया। केटायन की बात कर रहे, धनायन बैठ गया केटायन। तो ये कौन सा दोष है? केटायन यहाँ पर आकर बैठा है, ये कौन सा दोष है? तो कौन से वाले दोष में बीच में आकर बैठ जाते हैं? कौन से वाले? फ्रैंकल में। ठीक है चलिए आगे बढ़िए, अगले प्रश्न का उत्तर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दोष घनत्व को कम करता है? ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पर एक मैं ऐड कर देती हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट है। बी एंड डी, बी और डी, एक ऑप्शन और मैंने ऐड करा है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पर पूछा है बेटा निम्नलिखित में से कौन सा दोष घनत्व को कम करता है? तो अंतरालीय दोष में क्या होता है बेटा? अंतरालीय दोष में क्या होता है कि तुम्हारे जो अणु हैं, एक्चुअल मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में आकर मान लो कोई सा अणु बैठ गया, कोई सा अणु या आयन आकर बैठ गया, तो ये भी तुम्हारा यही वाला है। क्या है? इंडस्ट्रियल डिफेक्ट कहलाता है। फ्रैंकल में भी समथिंग ऐसा ही होता है। तो इनमें जगह नहीं छोड़ते, इनमें क्या करते हैं? जगह नहीं छोड़ते हैं, तो इसीलिए घनत्व कम नहीं होता है। लेकिन अभी मैं वैकेंसी डिफेक्ट की बात करूं, अभी मैंने समझाया नहीं है, इसलिए आपका आंसर गलत होगा, लेकिन आप गलत नहीं हो। मैंने बताया ही नहीं आपको कि मैडम आपने रिक्तिका दोष बताया ही नहीं। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है? वैकेंसी डिफेक्ट में आपके कोई सा भी एटम जो है जगह छोड़ के जा सकता है, वैकेंट हो सकती है, जगह खाली हो सकती है। ये गया एग्जिट कर गया, बाहर निकल जाना। ठीक है, आयंस का बाहर निकल जाना वो वैकेंट डिफेक्ट कहलाता है। और शॉर्टकी में आपके बराबर मात्रा में प्लस और माइनस आयन एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर दोष हैं। तो शॉर्टकी एक तरह का हम बोल सकते हैं वैकेंसी वाला ही डिफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर बराबर मात्रा में प्लस और माइनस आयन जाएंगे और यहाँ पर कोई सा भी आयन आपका जा सकता है, जगह खाली कर सकता है, उसे वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो जिसमें से एग्जिट करे, जिसमें से मैडम बाहर निकले, वही आपके दोष हैं। तो कौन से, किसमें बाहर निकला? मैडम शॉर्टकी में निकला और रिक्तिका वाले में निकला। ये वाले दोष क्या है? हमारे डेंसिटी कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? घनत्व कम कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों सही है बेटा, दोनों सही है, क्योंकि आपने पढ़े नहीं है इसलिए आप आंसर नहीं कर पाए। ओके, इट्स ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अनाकार ठोस को यह भी कहा जाता है, अमोर्फस सॉलिड कैन ऑल्सो बी नोन एज। आपका जो अमोर्फस सॉलिड है कैन ऑल्सो बी नोन एज, क्या बोलोगे बेटा इसको? झूठा ठोस, सच्चा ठोस, सुपर कूल्ड लिक्विड या सुपर कूल्ड सॉलिड्स? क्या क्या नाम है बेटा इसके? अभी मैंने आपको बताया भी था कि क्या होना चाहिए। अमोर्फस सॉलिड के दो नाम और बताए थे मैंने, येलो कलर से लिखा था। क्या मैडम? झूठे सॉलिड कहते हैं इनको, छद्म ठोस कहते हैं। जी हाँ, ट्रू वाले हमारे क्रिस्टलाइन होते हैं, और ये सुपर कूल्ड क्या है? ठोस नहीं है, लिक्विड होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज द
राइट आंसर, बिल्कुल सही, पहला और तीसरा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ये छोटा छोटा सा टॉपिक था जो हमने डिस्कस करा, दोष वगैरह की जानकारी आपको होनी चाहिए, बाय चांस क्वेश्चन बन जाए। अब बात करते हैं हम कन्वर्जन ऑफ स्टेट। सभी जानते हैं, सभी को पता होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को याद करने के बाद भूल जाते हैं कि मैडम किसका कन्वर्जन किस में क्या कहलाता है। तो ये सभी जानते हो बेटा कि अगर ठोस है, ठोस आपका द्रव अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ठोस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है बेटा, मेल्टिंग कहलाता है। और जिस पॉइंट पर वो ठोस से लिक्विड में बदल जाएगा उस पॉइंट को आप मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक बिंदु कहते हैं। अब ये याद कैसे रखें, एक को दिक्कत भी आई थी, तो अपना पानी जिंदाबाद, पानी से याद रख लो कि मैडम हमारी सॉलिड मतलब बर्फ, बर्फ से क्या बन रहा है, पानी बन रहा है, तो क्या गल रहा है, तो इसे गलनांक कहेंगे, इसे मेल्टिंग कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, मेल्टिंग। और इसके अपोजिट अगर तुम्हारा पानी से बर्फ बन रही है, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, तो मैडम फ्रीज, फ्रीज में जाके जमाते फ्रीजिंग कहलाता है। ठीक है, तो पानी से याद करो, याद रहेगा। अब क्या होता है अगर आपका लिक्विड से गैस में चेंज होता है तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। गरम करो, भाप बन जाए, उड़ जाएगा, वाष्प बन जाता है पानी, वाष्पीकरण कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसका उल्टा करोगे, गैस से डायरेक्ट लिक्विड में बदल दोगे, बारिश, बारिश का पानी कंडेंसेशन का उदाहरण है आपका, तो कंडेंसेशन होगी, संघनन होगा यहाँ पर। ठीक है, और डायरेक्ट मैडम सॉलिड से ये वाली स्टेप एस्केप कर दो, हटा दो, तो तुम्हारा डायरेक्ट गैस में बदल जाना सब्लिमेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और इसका उल्टा करोगे तो उसे निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन। सब्लिमेशन का उल्टा कौन है, डिपोजिशन। ठीक है, आपका ऊर्ध्वपातन का उल्टा है निक्षेपण। आसान है, सभी को याद है, किसी को दिक्कत हो तो एक बार इसको देख लो, हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। सब्लिमेशन में तुम्हारी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, इनका नाम आता है, इनका नाम आता है। और एग्जाम्पल यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसके इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। नेफ्थलीन, नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये सब तुम्हारे सब्लिमेट वाले उदाहरण हैं, सब्लिमेशन के उदाहरण हैं। ठीक है, चलो, हाँ, JNK में वाष्प से सॉलिड बनता है, हम बिल्कुल सही बर्फ बन जाती डायरेक्ट। वहां पे क्या होता है, निक्षेपण होता है, वहां बारिश नहीं होती है, वहां वर्षा नहीं बोलते, उसको रेन नहीं बोलते, वो प्रिसिपिटेशन कहलाता है। चलो, और प्लाज्मा, प्लाज्मा भी पता है कि गैस है, गैस को आयनित अवस्था, गरम वरम कर दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, आयनित अवस्था में ले आओ तो प्लाज्मा बन जाएगी। प्लाज्मा को फिर से डीआयोनाइज्ड कर दोगे तो क्या बन जाएगी, वापस से गैस बन जाती है। ठीक है, इसीलिए इनको मेन स्टेट में हम नहीं रखते। प्रश्न का उत्तर करिएगा सभी। द्रव से गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज नोन एज, क्या कहोगे। बहुत आसान आसान प्रश्न है, सभी के आंसर आने चाहिए और कॉमन क्वेश्चन है बेटा। क्या उत्तर होगा, वाष्पीकरण बोलोगे, संघनन बोलोगे, विसरण बोलोगे, ऊर्ध्वपातन बोलोगे, क्या बोलोगे। गैस, द्रव से गैस में बदलना, डायरेक्ट आपका लिक्विड से गैस बन रही है, यानी कि तुमने पानी को गर्म कर दिया, गैस बन गई, वाष्प बन गई, वाष्पीकरण क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण, वेपराइजेशन कहलाएगा। बिल्कुल सही, इवेपराइजेशन, वेपराइजेशन। हाँ, पौधों में बोलो तो ट्रांसपिरेशन, है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट, जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, इसे क्या कहोगे, इसे आप क्या कहोगे। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट टर्न्स डायरेक्टली इनटू द गैस, व्हाट, क्या होगा, एक अवस्था बीच की गायब, लिक्विड वाली गायब, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गई, लिक्विड वाली जो स्टेट आनी चाहिए वो गायब हो गई,
तो क्या कहोगे, क्या कहा जाएगा, कहोगे मैडम इसे सब्लिमेशन, उर्ध्वपातन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल जिनका भी आया। डायरेक्ट क्या बन रहा है, ठोस से गैस बन रही है, नहीं तो ठोस पहले पानी बनता है, लिक्विड बनता है, उसके बाद उसको गर्म करते हैं और तो गैस बनती है। सब्लिमेशन इज द राइट आंसर। चलिए, पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट इज नोन एज। बर्फ, पानी, भाप वाप याद कर लो, याद हो जाएगा फटाफट से। द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड, ठोस से डायरेक्ट लिक्विड बना रहे हैं हम, ठोस से लिक्विड बन रहा है, क्या करोगे? बर्फ से पानी बन गया मैम, गला दी। क्या कर दिया मैम? गला दी। क्या कर दिया मैम? गलन। बोलो क्या कर दिया? मेल्टिंग, गलन, बिल्कुल सही। चलिए, पदार्थ का द्रव अवस्था से गैस की अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाएगा? द चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट टू गैस। लिक्विड से गैस, पानी को गर्म कर दो, पानी को गर्म करो, क्या होगा? पानी को गर्म कर दोगे, क्या होगा? लिक्विड से गैस में बदलना, क्या कहलाएगा? रिपीट हो गया क्वेश्चन? रिपीट हो गया रिपीट और वाष्पीकरण रिपीट हो गया। चलो कोई नहीं, 2 बार कर लोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलिए, गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाएगा? द चेंज फ्रॉम गैस स्टेट टू लिक्विड, गैस से लिक्विड। अरे पानी की भाप को ठंडा कर लो, पानी की भाप को ठंडा कर लो, स्टीम को ठंडा कर लो, क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा। ऐसे याद रखा जाता है बेटा इसको। स्टीम से कूल कर लिया मैडम तो लिक्विड बन गया, लिक्विड बन गया। क्या हुआ? क्या हुआ मैम? कंडेंसेशन कहलाता है, संघनन कहलाता है, बिल्कुल सही। चलिए, द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाएगा? द चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट। लिक्विड से सॉलिड बन रहा है बेटा, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, यानी कि पानी से बर्फ बना दी, पानी से बर्फ बना दी, क्या होगा? वाटर टू आइस बना दी, मेल्टिंग, हाँ मेल्टिंग, फ्रीजिंग, हिमीकरण, फ्रीजिंग, फ्रीज कर दिया मैम, बर्फ बना दी हमने जमा के, बिल्कुल। चलिए, कपूर का जलना कौन सा परिवर्तन है बेटा? आपकी जो कपूर है उसमें क्या हो रहा है? संघनन हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, गलन हो रहा है, ऊर्ध्वपातन हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, सॉलिडिफिकेशन बोल सकते हो, यू कैन से सॉलिडिफिकेशन, आंसर करिएगा। कपूर का जलना मैडम सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन होता है, बिल्कुल। चलिए, अगला प्रश्न। शुष्क बर्फ का गैस में बदलना कौन सा परिवर्तन है? ड्राई आइस, ड्राई आइस बोले तो CO2, ठोस CO2, सॉलिड CO2, इसको डायरेक्ट हम गैस में बदल रहे हैं, गैस में बदल रहे हैं, तो डायरेक्ट बेटा सॉलिड से गैस में बदला जा रहा है बिना लिक्विड अवस्था में जाए हुए। क्या होता है? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। एक शुष्क बर्फ भी तुम्हारी जो है देख लेना, उसमें इसको भी लिख लेना। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ का गैस की अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? The change of a substance from gaseous state to liquid state directly without changing into solid state is known as liquid ना गैस टू सॉलिड। उल्टा कर दो, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन का उल्टा कर दो मैडम, डिपोजिशन, निक्षेपण,
निक्षेपण डिपोजिशन कहलाता है। बिल्कुल। चलिए, शीत ऋतु में जल वाष्प का सीधे बर्फ में परिवर्तन होना क्या कहलाएगा? प्रैक्टिकल उदाहरण से क्वेश्चन। व्हाट इज द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू द आइस इन विंटर? क्या कहलाएगा? संघनन, वाष्पीकरण, निक्षेपण, ऊर्ध्वपातन। डायरेक्ट तुम्हारी वाटर वेपर यानी कि क्या क्या हुआ? वाटर वेपर मतलब जल वाष्प, गैस है ना, जल वाष्प, वाटर वेपर। किसमें बदल गई? आइस, बर्फ में बदल गई, बर्फ में बदल गई। क्या होता है ये? निक्षेपण, है ना, निक्षेपण। कंफ्यूजिंग, आसान है लेकिन कंफ्यूजिंग है। क्या है? आसान है लेकिन कंफ्यूजिंग है। डिपोजिशन ही तो कहते हैं उसे। कंडेंसेशन से तो तुम्हारी बारिश होती है ना, डायरेक्ट जो वाष्प की बूंद, वाष्प है, गैस है, वो पानी की बूंदों में बदलना कंडेंसेशन कहता है, जिससे बादल बनते हैं। कंडेंसेशन से बादल बनते हैं बेटा, है ना। कंडेंसेशन जब होता है, संघनन जब होता है तो बादल बनते हैं। वर्षा की बूंदें इकट्ठी हो जाती है, बादल बनते हैं, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, बारिश होती है। किसी ठोस का गलनांक किसका सूचक होता है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेटर ऑफ, किसका सूचक है बेटा? मेल्ट होना। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा। अच्छा सा प्रश्न है, इसको सभी ट्राई करिएगा। क्या उत्तर आना चाहिए सभी प्यारे स्टूडेंट्स का? मुझे आंसर चाहिए। अरे जब मेल्ट करते हो क्या करते हो? गलाते हो, है ना, मेल्टिंग होती है। तो मेल्टिंग में क्या होता है? कहोगे मैडम बंद टूट जाते हैं, अणु तितर बितर हो जाते हैं। तो किस पर डिपेंड कर रही है ये? आकर्षण के अंतर आणविक बलों की ताकत है ये मेल्टिंग पॉइंट, जो तुम्हारा बताता है जितना ज्यादा आकर्षण का बल होगा उतना ज्यादा क्या होना चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? बता दो। आकर्षण बल का ही रीजन है कि हमें मेल्टिंग पॉइंट पढ़ना पड़ रहा है। आकर्षण बल अधिक हुआ तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा? बता दो। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग गैस? अवस्थाएं हम सारी पढ़ चुके हैं। अवस्था हम सारी पढ़ चुके हैं, उत्तर चाहिए मुझे। चलिए, क्या होगा? गैसें अत्यधिक असंपीड्य, असंपीड्य है, इनकम्प्रेसिबल है क्या? हाईली? नहीं बेटा, ये तो सबसे ज्यादा है, ये गलत है, ये तो गलत है मैडम। गैसें प्रत्येक दिशा पर समान दबाव डालती हैं क्या? ठीक है, देखते हैं। इसका आयतन और आकार निश्चित होता है क्या? नहीं, गलत। पदार्थ की 3 अवस्थाओं में से गैसों का घनत्व सबसे अधिक होता है क्या? डेंसिटी बता दो। डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? घनत्व सबसे ज्यादा सॉलिड का होता है मैडम, ये भी गलत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। सत्य कौन सा है पूछा है, तो सब गलत है, यही सत्य है, बी ही सत्य है, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। परम शून्य ताप पर पदार्थ की किस अवस्था में मौजूद होता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कर दो, मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस, या जिसे हम 0 केल्विन भी कहते हैं। ये है बेटा तुम्हारा परम शून्य ताप, ये है परम शून्य ताप। इस पर परम शून्य ताप पर जो पदार्थ की अवस्था जनरली क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए?
एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर पदार्थ की जनरली, कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं, जनरली क्या होती है बेटा, ठोस होती है, सब ठोस बन जाते हैं, क्योंकि अणुओं की गति क्या होती है, रीजन क्या है मैडम, ठोस क्यों बन जाते हैं, अरे अणुओं की गति सीज हो जाती है, बंद हो जाती है, चुपचाप बैठ जाते हैं। तो जिनके अणु में गति कम वो कौन, जिनके अणुओं में गति वो कौन, कहोगे मैडम ठोस, जिनके अणुओं में गति कम होती है वो ठोस ही होते हैं, तो ज्यादातर ठोस में रहेंगे। प्लाज्मा बेटा गैस से बनती है ना, जम जाएंगे, जम जाने का मतलब ये गति कम हो जाती है अणुओं की, तो क्या होंगे, ठोस बन गए, यही रीजन है। चलिए, परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर क्या होता है, कितनी बार बताया, फटाफट से आंसर दो। द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, जिस पर सभी पदार्थ ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। आप कंफ्यूज होगे, आणविक गति रुक जाती है, पानी जम जाता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या होता है मेनली, क्या होता है वो आपको यहाँ पर उत्तर में चूज करना है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो कर दोगे आंसर, सभी आंसर करेक्ट करेंगे। द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर क्या होता है बेटा, अणुओं की गति सीज हो जाती है, रुक जाती है, इसी के कारण ही ठोस मिलते हैं, इसी के कारण ही पानी तो वैसे बेचारा जीरो पे ही जम जाता है, और जम जाएगा और कड़क हो जाएगा। तो एकदम परफेक्ट आंसर है आपका, सीज हो जाएगा, रुक जाएगी, अणुओं की गति रुक जाती है। चलिए, वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय दाब पर ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है उसे क्या कहोगे, ऐसा टेम्परेचर का नाम बताओ जिस पर सॉलिड आपका लिक्विड में बदल जाएगा। सॉलिड लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है, उसको देख लो, आंसर आ जाएगा। सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड क्या होता है, ठोस का द्रव में बदलना, क्या कहते हैं। अरे तुम्हारी बर्फ पानी में बदल गई बेटा, क्या हो गया मैडम, मेल्टिंग हो गई, यहाँ पर मेल्टिंग होती है, तो जिस पॉइंट पर बदलता है, जिस पर बदल जाएगा उसे कहोगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग यानी कि गलन, और गलन जिस पर होता है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। वो क्या होगा, गलनांक होगा ना, बिल्कुल सही। चलिए, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, सब्लिमेशन का एग्जाम्पल बता दो, वैसे तो कर ही लिया है पर कर लो। बर्फ का पिघलकर पानी में बदलना, नो, सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में हो रहा है, नहीं। पानी का वाष्प में बनकर भाप में बदलना, वाष्पीकरण, नहीं। सूखी बर्फ का कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदलना, सही। तरल नाइट्रोजन का उबालकर नाइट्रोजन गैस में बदलना, नहीं। लिक्विड से गैस बन रही है, नहीं। क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया, वेपराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ इवेपोराइजेशन, वेपराइजेशन में क्या होता है, यह आर्द्रता स्तर पर निर्भर नहीं करती, क्या, किस पर निर्भर नहीं करती है, सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ बढ़ती है, हवा की गति बढ़ने के साथ कम हो जाती है, तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। नहीं आ रहा है समझ में, चलिए जरा रिवाइज करते हैं, फिर इसको प्रश्न को करेंगे। रेट ऑफ वेपराइजेशन, फिर कहोगे मैडम इंग्लिश में लिख दिया, दोनों लैंग्वेज में मिल रहा है बेटा, इधर हिंदी में पढ़ लेते हैं पहले। वाष्पीकरण की दर किस किस पर निर्भर करती है, तापमान, तापमान बढ़ाओगे तो ज्यादा वाष्पीकरण होगा, टेम्परेचर बढ़ाया वेपराइजेशन ज्यादा होगा। क्षेत्रफल बढ़ाया, एरिया बढ़ाओगे, ज्यादा एरिया मिल रहा है तो ज्यादा वेपराइजेशन होगा, वेपराइजेशन बढ़ेगा। आर्द्रता, आर्द्रता अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वेपराइजेशन कम हो जाता है, क्योंकि मॉइस्चर आ जाते हैं, है ना। तो ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तो वाष्पीकरण की दर धीमी हो जाएगी, वेपराइजेशन कम हो जाएगा। हवा की गति, जितनी ज़्यादा तेज हवा चलेगी उतना वेपराइजेशन ज़्यादा होगा। तो अगर स्पीड बढ़ाओगे, विंड स्पीड बढ़ाओगे तो वेपराइजेशन भी बढ़ेगा। एक चीज़ में कम होता है, आर्द्रता पर। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, सरफेस टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपराइजेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ाओगे बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे कम होगा, विंड स्पीड बढ़ाओगे कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्रश्न पर आते हैं।
यह आर्द्रता स्तर पर निर्भर नहीं करता है क्या? नहीं, ये तो करता है। यह सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ बढ़ता है क्या? बढ़ता है। हवा की गति बढ़ने के साथ कम होता है क्या? नहीं, बढ़ता है। तापमान में वृद्धि के साथ घटता है क्या? नहीं, बढ़ता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। हाँ, स्टोमेटा, इवेपराइजेशन, स्टोमेटा में भी यही कंसेप्ट लगा सकते हो, बिल्कुल स्टोमेटा में पढ़ा था मैम हमने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तरल में प्रवाह बहने का गुण पाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लिक्विड हैव द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? केवल गैसें तरल के समान व्यवहार करती हैं क्या? गैस तथा ठोस तरल के समान व्यवहार करते हैं क्या? गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं क्या? केवल द्रव तरल के समान व्यवहार करता है। तो तरल फ्लूइड किसको कहोगे? कहोगे मैडम जो बहता है पानी उसको कहेंगे, लिक्विड को कहेंगे, है ना? किसको तरल कहोगे बेटा? फ्लोट का जो प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी जो होती है, फ्लूइड किसको बोलते हैं? फ्लूइड, FLUID, यानी कि तरल किसको बोलोगे? फ्लूइड में कौन कौन आते हैं बेटा? कौन बहता है? कहोगे मैडम लिक्विड तो बहते ही बहते हैं, द्रव तो बहता ही बहता है, लेकिन साथ में गैसें भी तो बहती हैं, गैस भी तो बहती है। तो आपका तरल और गैस दोनों बहने का गुण पाया जाता है। तो क्या होगा? केवल गैसें तरल के समान व्यवहार करेगी? ऐसा नहीं है, लिक्विड भी है। गैस तथा ठोस, ठोस बिल्कुल नहीं बहते हैं। गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं क्या? हाँ करते हैं मैम। केवल द्रव नहीं, गैस भी करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जिनका भी आया है बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छे। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और बताओ कि कौन सा सही है। विच इज करेक्ट। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन डरना नहीं है। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा क्या? या फिर जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालोगे तो जल का क्वथनांक घट जाएगा क्या? क्या होगा? क्या होना चाहिए? इम्प्योरिटी मिलाओगे ना, कौन सी वाली? सॉलिड वाली इम्प्योरिटी, जैसे नमक वगैरह मिला दिया तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा क्या? हाँ होगा, होता है। जब मिथाइल अल्कोहल डालते तो जल का क्वथनांक घट जाता है क्या? ये भी होगा बेटा। ध्यान रखना, जब नमक मिलाया जाता है, सॉल्ट का कंसेप्ट वैसे क्वेश्चन में ही लिखा है, आप नोट कर लेना कॉपी में, कि जब इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, मतलब नमक मिला रहे हैं जैसे पानी में, तो उसका क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो अणु हैं वो ट्रैप हो जाएंगे नमक के अणु में। पानी के जो अणु हैं तो उसको गर्म करने में, उनको वेपराइज करने में, वाष्पीकृत करने में थोड़ा सा टेम्परेचर हमको बढ़ाना पड़ेगा, तापमान बढ़ाना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? अणुओं के बीच में जो आकर्षण का बल है ना, वो कम कर देता है। आकर्षण का बल क्या हो जाता है बेटा? कम कर देता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना मॉलिक्यूल के बीच में, वो नमक मिलाने से कम हो जाता है। तो फोर्स कम रहेगा तो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, हाँ। और अल्कोहल की अगर हम बात करें, वो भी मिथाइल अल्कोहल बेटा, तो मिथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तुम जानते हो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट पानी से कम होता है, तो जल्दी बॉइल होने लगेगा वाटर, क्योंकि तुमने अल्कोहल मिला दी उसमें, है ना? तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल का क्वथनांक कम होता है पानी से। तो और अल्कोहल मिला दोगे तो उसका पूरा जो मिश्रण बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, उसका ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोनों सही है, दोनों सही है बेटा, दोनों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आ रही है बात समझ में? किसको समझ में नहीं आया पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है लेकिन इंपॉर्टेंट लगा, हमने ले लिया। आयोडीन टिंचर, आयोडीन टिंचर का नाम सुना होगा तुमने। ये किससे मिलकर बना है बेटा? टिंचर, टिंचर किससे मिलकर बना है? टिंचर किससे मिलकर बना है? पोटेशियम आयोडीन में आयोडीन मिला दो, वैसलीन में आयोडीन, जल में आयोडीन, अल्कोहल में आयोडीन। टिंचर किसका मिश्रण है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही। अल्कोहल में आयोडीन का मिश्रण टिंचर कहलाता है। चलिए, भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है बेटा? चेंज इन फिजिकल स्टेट कैन बी ब्रॉट आउट विद द हेल्प ऑफ व्हाट? ऐसा क्या करें कि अवस्था परिवर्तित हो जाए मैडम? सॉलिड से लिक्विड बन जाए और लिक्विड से गैस बन जाए। तो क्या करते हो तुम? मैडम गर्म करते हैं, गर्म ठंडा करते हैं ना, तभी अवस्थाएं परिवर्तित होती है। तो केवल जब तंत्र को ऊर्जा दी जाए तब, केवल जब तंत्र से ऊर्जा ली जाए तब, जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है, ली जाती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, है ना। जब गर्म करोगे मैडम, ठंडा करेंगे, यही तो अवस्थाओं में परिवर्तन है। गर्म करो ठंडा करो, गर्म करो ठंडा करो, तो ऊर्जा भी देते हैं और ऊर्जा निकाली भी जाती है, दे भी जाती है और निकलती भी है, ठंडा होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तब भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन आता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? गैस होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, आयन होगा? क्या होना चाहिए बेटा? 12 डिग्री सेल्सियस पर, 12 डिग्री सेल्सियस पर भौतिक अवस्था बता दो क्या होनी चाहिए? व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 12 डिग्री सेल्सियस? मैडम बहुत ठंडा पानी होता है, बहुत ठंडा होता है, मजा आ जाते हैं पीने में, है ना, पीने में मजे आ जाते हैं। तुम जानते हो कि नियर 1 से 0 तक हम जाते हैं तो हमारी बर्फ बनना शुरू हो जाती है, तो लिक्विड ही रहेगा। गर्म करोगे तो गैस बनेगा, ज़्यादा ठंडा कर दोगे तो बर्फ बनेगी। हम नॉर्मली 0 मान के चलते हैं, लेकिन 1 डिग्री सेल्सियस पर भी जमने लग जाती है, द्रव अवस्था में रहेगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करेगा? वेपराइजेशन को कौन परिवर्तित करेगा? ये हम पढ़ चुके हैं बेटा। तापमान में वृद्धि, सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि, नमी या हवा की गति में वृद्धि? डिक्रीज कौन करेगा? डिक्रीज कौन करेगा, कम कौन करेगा? वाष्पीकरण को बता दो, ये तुम कर चुके हो। कौन कम करता है वाष्पीकरण बेटा? तापमान बढ़ाओगे तो वाष्पीकरण ज्यादा होता है मैडम। सतह क्षेत्रफल में वृद्धि करोगे तो भी वाष्पीकरण ज्यादा होता है मैम। ह्यूमिडिटी गड़बड़ करती है मैडम, ह्यूमिडिटी को बढ़ा दोगे, है ना, ह्यूमिडिटी बढ़ा दी तो वाष्पीकरण कम हो जाता है मैम, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छे। तो बच्चों ये थी हमारी आज की सॉलिड, लिक्विड और गैस की क्लास। नेक्स्ट क्लास हम जब भी लेंगे या कल लेंगे, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर पढ़ने वाले हैं। केमिकल बेसिस पर, रासायनिक आधार पर अवस्थाओं का वर्गीकरण, एलिमेंट यानी कि तत्व, कंपाउंड यानी कि यौगिक, मिक्सचर यानी कि मिश्रण, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बेटा, जो अभी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, रिवीजन बैच चल रहा है जिसमें हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी का रिवीजन कर रहे हैं। जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अप्रैल के महीने में हम फिजिक्स का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो टेक्निकल के जो बच्चे हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल के फाउंडेशन बैच में उनको रिवीजन बैच फ्री में दिया जा रहा है। दोनों बैच आपको फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फाउंडेशन कंप्लीट बैच प्लस रिकॉर्डेड बैच मिलेगा। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, नर्सिंग असिस्टेंट की बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है। प्रीवियस ईयर के पेपर और डाउट ग्रुप है जहां पर बच्चे पढ़ते पढ़ते डाउट आता है तो डाउट पूछ सकते हैं, खुद से भी एक दूसरे से बात करके डाउट सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यू प्लस थ्योरी चैप्टर वाइज सब कुछ आपको, और मैराथन क्लास की पीडीएफ, ठीक है, मैराथन क्लासेस की जो पीडीएफ है वो भी बैच वाले बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी अपना ध्यान रखें, खुश रहें, वजन ना बढ़ाएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और रिवीजन करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।